हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम देखने क्या क्या वाले हैं, कौन सी चीज़ को देखेंगे। ये पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्लास अच्छे रंग से स्टार्ट कर लेंगे। हम पहले OWS पढ़ेंगे, फिर इडियम्स पढ़ेंगे, फिर सिनोनिम्स देखेंगे, उसके बाद फिर एंटोनिम्स देखेंगे, फिर ग्रामर के कुछ दो इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम जीके के पोर्शन पे मूव कर जाएंगे, जहाँ हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी में हम मेनली आज एनिमल किंगडम जो है उसे हम देखेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी, जिसमें हम सॉइल्स इन इंडिया पढ़ेंगे। और फिर नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद कुछ जो स्टेट्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम में जिसके क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम उन स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को मेनली देखेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम ग्रासलैंड्स को देखेंगे कि जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गया, इसका किस देश में किस नाम से इसे बुलाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, हम इसे देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसे किन किन नामों से जाना जाता है। और फिर हम इसे अपने इंडिया के विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, हम वो देखने वाले हैं। फिर हिस्ट्री के पोर्शन में हम जाएंगे, जहाँ हम संगम एज के कुछ लिटरेचर्स देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ संगम डायनेस्टीज जो हैं उनके बारे में थोड़े देखेंगे, जैसे कि पांड, चोला, चेराज, ये सब के बारे में थोड़ा देखेंगे। बस इतना ही आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और आई होप कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से आप सारे कुछ पढ़ाई करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल स्पीड पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज जिसे सही लगे वो 1.5 पे भी देख सकते हैं। लेकिन बाद में इसके 1 से 2 बार रिवीजन भी करना है आपको वीडियो के थ्रू ही, जिसमें कि आप इसे 2 टाइम्स पे या फिर 1.5 टाइम्स पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। पहला हम देखते हैं अपना आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है अपना इंटररेग्नम। ये होता है द पीरियड बिटवीन टू रेंज। दो रेंज जो है, दो राजाओं के, मतलब जो अपना होता है ना रेंज, उनके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटररेग्नम, ठीक है। इंटररेग्नम, इंटररेग्नम, ठीक है। नेक्स्ट अपना है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट इसका मतलब होता है वन हु डाइज विदाउट अ विल। इसको इंटेस्टेट कहते हैं। इंटेस्टेट का मतलब होता है वन हु डाइज विदाउट अ विल इज इंटेस्टेट। इंटिमिडेटेड का मतलब होता है फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी को आप डरा के बोल रहे हैं कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, तो उसे हम इंटिमिडेट करना कहते हैं, इंटिमिडेटेड, ठीक है। इंटिमिडेटेड। नेक्स्ट है इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर एज इन फ्लड, ठीक है। जब किसी एरिया में आप बहुत ज़्यादा पानी भर दिए, जैसे कि बाढ़ के समय में भर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनंडेट बोलते हैं, INUNDATE, इनंडेट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इनवैलिड। इनवैलिड जो ये नाउन है, इनवैलिड क्या है यहाँ पे, नाउन है, और इसका मतलब होता है अ पर्सन वीक एंड डिजेबल्ड बाय इलनेस, ठीक है। एक इंसान जो कि कमज़ोर है और क्या है, डिजेबल्ड है बाय इलनेस, ठीक है, उसे इनवैलिड कहते हैं। नेक्स्ट है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है रिफ्रेश एंड रिवाइविंग, ठीक है। रिफ्रेश एंड रिवाइव, ठीक है। रिफ्रेश एंड रिवाइव को क्या बोलते हैं, इनविगोरेट। इनविगोरेट होता है रिफ्रेश एंड रिवाइव। नेक्स्ट है इन्वोकेशन। ये नाउन है अपना, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इसको इन्वोकेशन कहते हैं। वो होता है ना आवाहन करना, उसे हम आवाहन जो करते हैं उसे हम इन्वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। लाइक कॉल ऑफ गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा टू हेल्प और प्रोटेक्शन, इसे हम कहते हैं इन्वोकेशन। और इरिफ्यूटेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, इसे हम बोलते हैं इरिफ्यूटेबल, ठीक है। इरिफ्यूटेबल, इरिफ्यूटेबल मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। नेक्स्ट है इटिनिरेंट। इटिनिरेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। अगर आप काम की तलाश में प्लेस टू प्लेस भटक रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इटिनिरेंट। क्या बोलते हैं, इटिनिरेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इटिनिरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसी से मिलता जुलता, इटिनिररी। इटिनिररी एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट इज इटिनिररी। इटिनिररी क्या होता है, अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, ठीक है। आप जहाँ घूमने जाएंगे वो सब है ना, उसे इटिनरी बोलते हैं, इटिनिररी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनिटर। जेनिटर होता है वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। मतलब वो जो चौकीदार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनिटर बोलते हैं, जेनिटर, ठीक है। जेनिटर क्या नाउन है, वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, उसे क्या बोलते हैं, जेनिटर, JANITOR, जेनिटर, ठीक है।
नेक्स्ट है जे वॉक। जे वॉक वो होता है, ये नाउन है पहली बात, और इसे होता है टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, मतलब आप स्ट्रीट पार कर रहे हैं बस ऐसे ही मनमौजी तरीके से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जे वॉक बोलते हैं, ठीक है, जे वॉक। नेक्स्ट है जिंक्स, JINX, जिंक्स एक नाउन है, अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग बैड लक, इसे क्या बोलते हैं, जिंक्स, JINX, ठीक है, जिंक्स, जिंक्स का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, इसे बोलते हैं जिंक्स, JINX, ठीक है। नेक्स्ट है जुंटा, JUNTA, जुंटा होता है अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, ठीक है, जुंटा बोलते हैं इसे। 14 नंबर हमारा जुंटा, अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, लाइक अफगानिस्तान में है ना अभी, तो इसे जुंटा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 ये हमारा है जरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इसका मतलब होता है द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ, दैट इज न्याय शास्त्र जो है, इसमें द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ को क्या बोलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। और जुक्सटापोज ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, जुक्सटापोज, जुक्सटापोज, JUXTAPOS, जुक्सटापोज, ये SSC में कई बार पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग होता है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, ठीक है, जुक्सटापोज। नेक्स्ट है अपना कार्नेल, KERNEL, कार्नेल मतलब होता है सॉफ्ट और इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, ठीक है, सॉफ्ट इनर पार्ट जो होता है यानी फ्रूट और नट और फ्रूट स्टोन का, उसे कार्नेल बोलते हैं, ठीक है, कार्नेल बोलते हैं, ठीक है, कार्नेल बोलते हैं, लाइक गुद्दा आप कह सकते हैं हिंदी में अगर आप समझ रहे हैं तो, ठीक है, कार्नेल मतलब सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, ठीक है, इसको कार्नेल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एडियम्स सही लगे होंगे। फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसे। इंटर रैंगनम का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिटवीन टू रेंस, ठीक है। इंटेस्टेट का मतलब वन हु डाइज विदाउट अ विल इज इंटेस्टेट। इंटीमिडेटेड का मतलब फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इसको इंटीमिडेट करना बोलते हैं, इंटीमिडेटेड। नेक्स्ट है इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है ओवरफ्लो और फिल एरिया विद एक्सेस वाटर एज इन फ्लड। नेक्स्ट है इनवैलिड, इनवैलिड अ पर्सन वीक एंड डिजेबल्ड बाय इलनेस। नेक्स्ट अपना 6 नंबर है, दैट इज इनविगोरेट, फ्रेश एंड रिवाइव को बोलते हैं इनविगोरेट। नेक्स्ट 7 नंबर हमारा इन्वोकेशन, एक नाउन है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इसको इन्वोकेशन कहते हैं। 8 है अपना इररिफ्यूटेबल, ये एक एडजेक्टिव है, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, इसे इररिफ्यूटेबल कहते हैं। इटिनेरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। नेक्स्ट है इटिनरी, अ प्लान और जर्नी, अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, इसको इटिनरी कहते हैं। नेक्स्ट है जेनिटर, जेनिटर होता है वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, इसको जेनिटर बोलते हैं। जे वॉक होता है टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, इसको जे वॉक बोलते हैं। जिंक्स, JINX, जिंक्स का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक। नेक्स्ट है जुंटा, JUNTA, जुंटा अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। नेक्स्ट है अपना जूरिस्प्रूडेंस, द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ को हम क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है जुक्सटापोज, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसका बोलते हैं जुक्सटापोज। नेक्स्ट है कार्नेल, कार्नेल इज सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, और OWS आपको बहुत हद तक ये याद भी हो गए होंगे। अदरवाइज आप इसे 1-2 बार और देखेंगे तो कुछ हद तक आपको ये सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा माइंड में। और ये सारे SSC के प्रीवियस ईयर के OWS हैं, आप लोग ये बात ध्यान रखिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, इग्नोर एक को भी मत कीजिए, सारे एकदम सारे SSC के प्रीवियस ईयर के ही हैं। और ये CGL मेंस वालों के लिए, CHSL मेंस वालों के लिए, MTS वालों सभी के लिए, जो भी SSC का एग्ज़ाम है सब के लिए ये सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इसमें ग्रामर का सेक्शन हो चाहे वोकेबलरी का, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम्स। तो इडियम्स जैसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, थोड़ा इजी ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे, और जूम कर दें क्या, रुकिए थोड़ा कर लेते हैं और, अरे ये सही नहीं लगेगा, थोड़ा इसे फिक्स रखते हैं अपना स्क्रीन साइज पे ही।
इडियम्स देखते हैं। अज्यूम एयर्स का मतलब होता है प्रिटेंड सुपेरियोरिटी। सुपेरियोरिटी जब कोई प्रिटेंड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? अज्यूम एयर्स। एट अ लॉस का मतलब अनेबल टू डिसाइड, या फिर कह सकते हैं एट सी। एट सी कहिए या एट अ लॉस कहिए, दोनों का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, यानी कि कंफ्यूज्ड, इसे कहते हैं एट अ लॉस, यानी कि अनेबल टू डिसाइड या फिर एट सी। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूसली। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली, मतलब सोचिए आप स्ट्रेच कर रहे हैं लाइक कंटिन्यूसली। एट अ स्ट्रेच इज कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है एट बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। इसको क्या बोलते हैं? एट बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ठीक है, किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाए तो इसे बोलते हैं एट बैक एंड कॉल। मतलब ऐसा मान लीजिए वो किसी के इशारे पे नाच रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एट बैक एंड कॉल, मतलब टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है अ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। इसे क्या बोलते हैं? एट लार्ज। और ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं? एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? अ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, मतलब जो क्रिमिनल भागे वो पकड़ा नहीं गया अब तक, तो उसको क्या बोलेंगे? एट लार्ज बोलेंगे। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, और कहते हैं टू डिसएग्री स्ट्रांगली। इसे क्या बोलते हैं? एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर हेड्स बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना एट लूज एंड्स। इसका मतलब होता है इन एन अनसर्टन सिचुएशन। इसे क्या बोलेंगे? एट लूज एंड्स का मतलब होता है इन एन अनसर्टन सिचुएशन, एट लूज एंड्स। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर। एट स्टेक का मतलब क्या हो गया? इन डेंजर। नेक्स्ट है एट वेरियंस विथ, यानी कि इन ऑपोजिट, इन ऑपोजिट, ठीक है। एट वेरियंस विथ का मतलब हो गया इन अपोजिट। एट वेरियंस विथ का मतलब हो गया इन अपोजिट। एट स्टेक मतलब इन डेंजर। चलिए एक बार हम फिर से देख लेंगे, वैसे हम पहले पूरा देख लेते हैं एक बार। एट वेरियंस विथ इन ऑपोजिट। नेक्स्ट है बेबे इन द वुड्स का मतलब होता है यंग डिफेंसलेस पर्सन। इसे क्या बोलेंगे? बेबे इन द वुड्स। बेबे इन द वुड्स का मतलब होता है यंग डिफेंसलेस पर्सन। नेक्स्ट है बैक इन सेडल। इसका मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी। बैक इन सेडल का मतलब क्या होता है? रिज्यूम ड्यूटी। बैक इन सेडल का मतलब क्या होता है? रिज्यूम ड्यूटी। मतलब सोचिए अपना आपको कोई सैंडल है, आप उसमें दोबारा अपना कदम रखे हैं, यानी कि आप अपने काम पे फिर से जा रहे हैं, आप फिर से करेंगे रिज्यूम ड्यूटी, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है, इसका मतलब टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बैक टू द स्क्वायर वन मतलब एक नंबर वाला स्क्वायर में आप आ गए हैं, मतलब टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो होता था सांप सीढ़ी का गेम में, तो उसी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बैड ब्लड इज एंग्री फीलिंग, एनिमिटी और ईल फीलिंग को हम क्या कहते हैं? बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एंग्री फीलिंग, एनिमिटी और ईल फीलिंग। नेक्स्ट है बनाना ऑयल। बनाना ऑयल इज नॉन सेंसिकल टॉक, ठीक है। बनाना ऑयल का मतलब क्या हो गया? नॉन सेंसिकल टॉक। अब बनाना ऑयल आपको बोलेंगे तो ये कोई सेंस बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि नॉन सेंसिकल टॉक है, क्योंकि बनाना से ऑयल नहीं निकाला जा सकता। बैटन डाउन द हैचेज का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बैटन डाउन द हैचेज, इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन। बैटन डाउन द हैचेज, इसका मतलब हो गया प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है बी डाउन विथ, मतलब सफरिंग फ्रॉम। बी डाउन विथ मीन्स सफरिंग फ्रॉम। बी डाउन विथ मतलब आपका मान लीजिए सर पे कोई इतना बड़ा कुछ बर्डन डाल दिया गया जिससे आप क्या हो गए? डाउन हो गए हैं, ठीक है। तो बी डाउन विथ मतलब आप सफरिंग कर रहे हैं, उसे सफरिंग फ्रॉम। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट है बी गोइंग प्लेसेस। आप ऐसा मतलब कोई प्लेसेस सोचिए जहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा आता है, मतलब क्या वो सक्सेसफुल जगह बन गया, तो ठीक है। तो बी गोइंग प्लेसेस का मतलब होगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या हो गया? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी गोइंग प्लेसेस इज टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। एज्यूम एयर्स का मतलब हो गया प्रिटेंड सुपेरियोरिटी। एट अ लॉस का मतलब हो गया अनेबल टू डिसाइड, या फिर कह सकते हैं एट सी, जिसे मतलब कन्फ्यूज। नेक्स्ट है एट ए स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली। एट बैक एंड कॉल का मतलब होगा टू बी डोमिनेटेड बाय someone. At large means a criminal escaped or not yet captured. At loggerheads in conflict with someone or to disagree strongly. At loose ends in an uncertain situation. At stake in danger. At stake का मतलब क्या होता है? In danger. At stake in danger. At variance with, in opposite. Baby in the woods, a young defenseless person. Back in saddle, resume duty. Back to square one, to return to the starting point. Bad blood, angry feeling, enmity, ill feeling. Banana oil is nonsensical talk. Batten down the hatches, prepare for a difficult situation. Be down with, यानी suffering from. Be going places, talented and successful. उम्मीद है आपको इडियम्स समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स, ठीक है। पहले ये तीन देख लेते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक। ब्रिस्क मतलब क्विक, दैट इज तेज। इसे बोलते हैं क्या? ब्रिक्स, ब्रिस्क। ब्रिस्क का सिनोनिम हो गया क्विक यानी कि तेज। बम्पसियस यानी कि कंसाइटेड। बम्पसियस का सिनोनिम हो गया कंसाइटेड, यानी कि वो जो अहंकारी लोग होते हैं उसे बम्पसियस कहते हैं, बम्पसियस पर्सन। बम्पसियस दैट इज एक कंसाइटेड।
ठीक है। नेक्स्ट है कैनी, कैनी इज क्लेवर, कैनी का सिनोनिम क्या होगा, क्लेवर, कैनी का क्लेवर। तो ब्रिस्क का हो गया क्विक यानी कि तेज, बम्सियस का हो गया कंसाइटेड यानी कि अहंकारी लोग, कैनी का क्लेवर हो गया यानी कि चालाक, कैनी क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब हो गया सरेंडर करना, ठीक है। कैपिचुलेट करना यानी कि सरेंडर करना, कैपिचुलेट मीन्स सरेंडर, कैपिचुलेट मीन्स सरेंडर, ठीक है। कैपिचुलेट का क्या मतलब हो गया, सरेंडर हो गया, ठीक है। कैरिकेचर का ग्रोटेस्क्यू यानी कि व्यंग चित्र, कैरिकेचर ग्रोटेस्क्यू यानी कि व्यंग चित्र, कैरिकेचर किसे बोलते हैं, ग्रोटेस्क्यू को। कैरिकेचर का सिनोनिम होता है ग्रोटेस्क्यू यानी कि व्यंग चित्र जो होता है, ठीक है। किसी का जो मजाकिया तस्वीर बनाते हैं उसी को कैरिकेचर कहते हैं, वही होता है ग्रोटेस्क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है केराउज, केराउज का मतलब होता है फ्रॉलिक एंड क्वाफ, जिसका मतलब खान पान कर आनंद मनाने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, केराउज बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए पूरा। तो केराउज का मतलब होता है फ्रॉलिक या क्वाफ, केराउज का सिनोनिम होता है फ्रॉलिक एंड क्वाफ, इसका मीनिंग होता है खान पान कर आनंद मनाना, इसे बोलते हैं केराउज, केराउज यानी कि फ्रॉलिक या फिर क्वाफ, ठीक है। नेक्स्ट है कैबोट, कैबोट का सिनोनिम होता है जंप, कैबोट का सिनोनिम क्या होता है, जंप, कैबोट का सिनोनिम होता है जंप, CHAFE, चेफ का मतलब होता है इरिटेट करना, ठीक है। चेफ, CHAFE, चेफ मतलब इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना को चेफ कहते हैं, CHAFE, चेफ मतलब क्या हो गया, इरिटेट करना, ठीक है। अपना 9 नंबर है चौविनिज्म, चौविनिज्म मतलब होता है जिलोटरी यानी कि कट्टरपंथी होता है ना, उसे चौविनिज्म या जिलोटरी कहते हैं, चौविनिज्म या फिर जिलोटरी कहते हैं, चौविनिज्म या जिलोटरी मतलब कट्टरपंथी, ठीक है। चेफ मतलब इरिटेट, कैबोट मतलब जंप, चौविनिज्म इज जिलोटरी। नेक्स्ट है अपना क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, जैसे अप्रोर करना भी कहते हैं, ठीक है। आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी लाउड चिल्ला के या फिर गुस्से करके मांग रहे हैं कुछ, तो उसे क्लैमोर कहते हैं, CLAMOUR, क्लैमोर, क्लैमोर मतलब क्या होता है, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, जिसे अप्रोर करना भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लैमोर है, ठीक है। क्लेमर का सिनोनिम क्या हो गया, अप्रोर, क्लैमोर का सिनोनिम क्या हो गया, अप्रोर, क्लैमोर का सिनोनिम अप्रोर, चौविनिज्म का जिलोटरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब होता है माइल्ड या काइंड, ये दयालु लोग जो होते हैं, दयालु को ही क्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। क्लीमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड और काइंड, ठीक है, क्लीमेंट कहते हैं। क्लीमेंट का सिनोनिम हो जाएगा माइल्ड और काइंड, ठीक है। क्लाइमैक्स का सिनोनिम हो जाएगा कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स का क्या हो जाएगा, कल्मिनेशन यानी कि चरम बिंदु, ठीक है। क्लाइमैक्स इसी को बोलते हैं, चरम बिंदु को कल्मिनेशन, ठीक है। क्लीमेंट मतलब माइल्ड और काइंड जो होता है, दयालु, उसे क्लीमेंट कहते हैं, क्लीमेंट मतलब माइल्ड और दयालु। क्लाइमैक्स का हो गया कल्मिनेशन, क्लिंच्ड का हो गया फाइनलाइज्ड, क्लिंच्ड, क्लिंच्ड का मतलब फाइनलाइज्ड हो गया, ठीक है। क्लिंच्ड का मतलब फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड तो समझ रहे होंगे आप सभी, तो क्लिंच्ड का मतलब हो गया फाइनलाइज्ड। नेक्स्ट है क्लाइस्टर्ड यानी कि आइसोलेटेड, क्लाइस्टर्ड मतलब आइसोलेटेड यानी कि जो तनहा हो, एकदम सबसे आइसोलेटेड हो, उसे क्लाइस्टर्ड कहते हैं, क्लाइस्टर्ड यानी कि आइसोलेटेड। क्लाइस्टर्ड का सिनोनिम हो गया आइसोलेटेड, क्लाइस्टर्ड का सिनोनिम हो गया आइसोलेटेड। नेक्स्ट है कोर्स, COERC, कोर्स का मतलब होता है प्रेशराइज करना, किसी को दबाव डालना, ठीक है, तो इसे कोर्स बोलते हैं, COERC, कोर्स, ठीक है। इसे वो क्या बोलेंगे, प्रेशराइज, कोर्स यानी कि प्रेशराइज। और क्लाइस्टर्ड का हो गया आइसोलेटेड, क्लाइस्टर्ड का CLOISTERED, क्लाइस्टर्ड का सिनोनिम हो गया आइसोलेटेड। तो देखिए वो क्या आपको होता है, लोग कहते हैं निमोनिक्स से याद कर लो, ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो, नेमोनिक्स बस वही काम के होते हैं जो आपके दिमाग में उस वर्ड को देख के आते हैं, बाकी कोई नेमोनिक काम नहीं करता। ऐसा कोई नेमोनिक अगर आपके दिमाग में किसी वर्ड के लिए आ रहा है जो कि आप उस वर्ड को देख के तुरंत रिलेट कर पा रहे हैं, बस उसी वर्ड को नेमोनिक से याद कीजिए। अदरवाइज सिर्फ आप उसे या तो रट के याद कर सकते हैं या फिर सेंटेंस में देख देख के सेंटेंस में उसमें सेंटेंस में इस्तेमाल कर करके, और सारे वोकैब को सेंटेंस में यूज़ करके देख पाना संभव नहीं है, आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि उसे बार बार याद करके, बार बार पढ़ के, बार बार देख के उसे हम याद कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए बस रटना ही हमारे पास रास्ता है। तो चलिए ठीक से करते हैं और याद हो जाएगा, ठीक है। क्लस्टर्ड इज आइसोलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स, COERC, कोर्स, कोर्स मिलता जुलता है फोर्स से, तो हो गया प्रेशराइज करना, ठीक है। कोजेंट, COGENT, कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग और इफेक्टिव, कोजेंट का क्या होता है, कन्विंसिंग और इफेक्टिव। कोजेंट का सिनोनिम होता है कन्विंसिंग या फिर इफेक्टिव, इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, कोजेंट, कोजेंट का सिनोनिम हो गया कन्विंसिंग और इफेक्टिव। नेक्स्ट है कोलेट, कोलेट का सिनोनिम होता है असेंबल करना, कोलेट का क्या हो गया, असेंबल, ठीक है। अमास कहते हैं, कलेक्ट कहते हैं, वो अलग तरह से है, पर एक तरह से ही मतलब सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोलेट को क्या कहेंगे, सिनोनिम असेंबल, कोलेट का सिनोनिम असेंबल। कॉलेट का सिनोनिम COLLET, कॉलेट, कॉलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, असेंबल। नेक्स्ट है कोलोक्वियल, कोलोक्वियल मतलब होता है फैमिलियर यानी कि बोल चाल का जो चीज़ होता है उसको कोलोक्वियल कहते हैं, यानी कि आप उससे बहुत फैमिलियर हैं, बोल चाल की चीज़ें।
तो कोलोक्वियल हो गया, ठीक है, कोलोक्वियल, COLLOQUIAL, कोलोक्वियल इज फैमिलियर, ठीक है, कोलोक्वियल इज फैमिलियर, कोलोक्वियल इज फैमिलियर, कोलेट इज असेंबल, कोलेट इज असेंबल, कोलोक्वियल इज फैमिलियर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। नेक्स्ट पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिस्क का सिनोनिम क्विक, बम्सियस का कंसाइटेड, बम्पसियस इज कंसाइटेड, कनी कैनी इज क्लेवर, कैनी इज क्लेवर, कैपिचुलेट सरेंडर करना, कैपिचुलेट यानी कि सरेंडर, कैरिकेचर यानी कि ग्रोटेस्क्यू, कैरिकेचर सिनोनिम ग्रोटेस्क्यू, केराउज का सिनोनिम फ्रॉलिक और क्वैफ, केराउज का सिनोनिम फ्रॉलिक और क्वैफ, कैवोड का सिनोनिम जंप, कैवोड का जंप, कैवोड का जंप, चेफ का इरिटेट, चेफ का सिनोनिम इरिटेट, चेफ का इरिटेट करना, चौविनिज्म का जिलोट्री यानी कट्टरपंथी से कहते हैं, चौविनिज्म का जिलोट्री, चौविनिज्म का सिनोनिम जिलोट्री, क्लेमर का सिनोनिम अपरोर, क्लेमोर का सिनोनिम अपरोर, और क्लीमेंट का माइल्ड या काइंड, क्लीमेंट का माइल्ड या काइंड, क्लाइमैक्स का कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स का कल्मिनेशन, क्लिंच्ड का फाइनलाइज्ड, क्लिंच्ड यानी कि फाइनलाइज्ड, क्लाइस्टर्ड यानी कि आइसोलेटेड, क्लाइस्टर्ड यानी कि आइसोलेटेड, कोर्स दैट इज प्रेशराइज, कोर्स का सिनोनिम क्या हो गया प्रेशराइज, कोजेंट का हो गया कन्विंसिंग और इफेक्टिव, कोजेंट का हो गया कन्विंसिंग और इफेक्टिव, कोलेट का हो गया असेंबल, कोलेट का हो गया असेंबल, कोलोक्वियल का हो गया फैमिलियर यानी कि बोलचाल की जो चीज़ें होती है उसे कोलोक्वियल बोलते हैं, फैमिलियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिनोनिम्स हो गया होगा मतलब कुछ हद तक। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स, ठीक है, कितना है ये, थोड़ा 16 ही है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में फर्स्ट देखते हैं कैलो, कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब जो अनुभवहीन लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं कैलो। इसका एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो बहुत ही जटिल लोग हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं वो सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। कैलो यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। कैलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, कैलो का एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड, CALLOW, कैलो का मीनिंग होता है इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, इसका एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड जो कि जटिल तरह के लोग हैं, तो सोफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कैलो का इनएक्सपीरियंस्ड, इसका कैलो का एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, कैलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट है कैनोनिकल, कैनोनिकल का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, जो कि परंपराओं को मानता है उसे कैनोनिकल लोग कहते हैं, कैनोनिकल यानी कि ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं, ठीक है, कैनोनिकल दैट इज ऑर्थोडॉक्स। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स, कैनोनिकल का एंटोनिम क्या हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स यानी कि जो अपरंपरागत है, जो परंपराओं में नहीं मानता उतना ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स लोग बोलते हैं, ठीक है। कैनोनिकल मतलब ऑर्थोडॉक्स और कैनोनिकल मतलब परंपरागत ढंग से काम करने वाला लोग को कैनोनिकल कहेंगे। तो ये कैनोनिकल है यानी कि ऑर्थोडॉक्स है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कैनोनिकल का ऑपोजिट अनऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट है कार्नल, कार्नल इज शारीरिक, जो शारीरिक चीज़ें होती है कार्नल कहते हैं, CARNAL, कार्नल मतलब होता है शारीरिक, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरिचुअल, ठीक है। कार्नल का एंटोनिम क्या हो जाएगा स्पिरिचुअल, CARNAL, कार्नल दैट इज शारीरिक, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरिचुअल, कार्नल का एंटोनिम स्पिरिचुअल, कार्नल का एंटोनिम स्पिरिचुअल, कार्नल इज शारीरिक, स्पिरिचुअल इज आत्मिक, ठीक है, तो शारीरिक का उल्टा क्या हो जाएगा आत्मिक हो जाएगा, कार्नल का अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल। नेक्स्ट है सिलेस्टियल, सिलेस्टियल मतलब होता है ना स्वर्गीय चीज़ें, ठीक है, सिलेस्टियल, तो इसका अपोजिट जाएगा हेलिश, मतलब नरक से जुड़ा हुआ चीज़ें, ठीक है, स्वर्ग नरक समझते हैं ना, तो सिलेस्टियल मतलब स्वर्गीय, हेलिश मतलब नरक का, ठीक है, नरक से जुड़ा हुआ, तो सिलेस्टियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा हेलिश, ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है रिसेशन समाप्ति, इसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ, ठीक है, रिसेशन RCESSATION, रिसेशन का एंटोनिम हो जाएगा कमेंसमेंट, ठीक है, रिसेशन का रिसेशन रिसेशन RCESSATION, रिसेशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चर्लिस, चर्लिस का मतलब होता है अभद्र, इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉर्टियस दैट इज विनम्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है तो SSC एग्जाम्स में। चर्लिस का मतलब क्या होता है अभद्र टाइप के लोग, इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉर्टियस यानी कि विनम्र लोग, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे कॉर्टियस, ठीक है। चर्लिस का एंटोनिम क्या हो गया कॉर्टियस, चर्लिस का कॉर्टियस CHURLIS है, चर्लिस इज अभद्र, कॉर्टियस इज विनम्र, ठीक है, चर्लिस का एंटोनिम हो जाएगा कॉर्टियस। नेक्स्ट है साइट, साइट का यानी कि साइट मतलब कोट करना यानी कि उल्लेख करना, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेट, भूल जाना, ठीक है, साइट का ऑपोजिट क्या हो, साइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा फॉरगेट, साइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा फॉरगेट, साइट का मीनिंग होता है सिनोनिम होता है कोट, साइट का क्या होता है कोट करना, ठीक है, उल्लेख करना या फिर उद्धृत कर लेना, लिख लेना, ठीक है, उद्धृत करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेट कर देना, ठीक है, साइट का एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेट। नेक्स्ट है क्लेमी, क्लेमी CLAMMY, क्लेमी मतलब होता है चिपचिपा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ड्राई, क्लेमी का एंटोनिम चिप
क्लैमी का एंटोनिम ड्राई हो जाएगा। क्लैमी का मीनिंग होता है चिपचिपा, CLAMMY, क्लैमी मीनिंग चिपचिपा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ड्राई। क्लैमी का एंटोनिम ड्राई हो जाएगा। क्लाइमी मतलब चिपचिपा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ड्राई। नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक का मतलब होता है उत्कृष्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा अटाइपिकल यानी कि असामान्य। ठीक है, क्लासिक मतलब उत्कृष्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा अटाइपिकल यानी कि असामान्य। क्लासिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटाइपिकल। क्लासिक मतलब उत्कृष्ट टाइप का, उत्कृष्ट है, इसका उल्टा हो जाएगा अटाइपिकल यानी कि असामान्य, मतलब ये असामान्य है, अटाइपिकल है। नेक्स्ट अपना हम देखते हैं क्वैक्स। क्वैक्स का एंटोनिम हो जाएगा डिस्वेड। क्वैक्स मतलब होता है मनाना, किसी को कन्विंस करना। क्वैक्स मतलब क्या होता है? मनाना या फिर कन्विंस करना कहते हैं। क्वैक्स का मीनिंग होता है कन्विंस करना। इसका एस्यूड क्या, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्वेड यानी कि मना कर देना किसी को। तो क्वैक्स मतलब क्वैक्स मतलब कन्विंस करना, डिस्वेड मतलब मना कर देना। तो क्वैक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्वेड। क्वैक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्वेड। क्वैक्स का एंटोनिम डिस्वेड। क्वैक्स का एंटोनिम क्या होता है? डिस्वेड होता है। ठीक है, क्वैक्स का कन्विंस हो गया सिनोनिम। क्वैक्स का सिनोनिम कन्विंस और क्वैक्स का एंटोनिम डिस्वेड। नेक्स्ट है कोहेरेंट, COHERENT। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर इलॉजिकल। ठीक है, कोहेरेंट, COHERENT। कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया? सुसंगत, कुछ अच्छे ढंग से है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसे हम कोहेरेंट बोलेंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर इलॉजिकल। ठीक है, तो आप ये कोहेरेंट से का मतलब क्या हो गया? कोहेरेंट का मतलब हो गया लॉजिकल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, उसे हम कोहेरेंट कहेंगे, यानी कि सुसंगत ढंग से जो होता है उसे कोहेरेंट कहते हैं। COHERENT, कोहेरेंट। कोहेरेंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड और इलॉजिकल। डिसऑर्गेनाइज्ड और इलॉजिकल कोहेरेंट का एंटोनिम। नेक्स्ट है अपना कमिजरेट, COMMISERATE। कमिजरेट का मतलब होता है हमदर्दी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। जो उदासीन लोग हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, वो कोई हमदर्दी वगैरह नहीं, एकदम उदासीन टाइप का लोग, उसे इनडिफरेंट कहते हैं। कमिजरेट का एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट, COMMISERATE। कमिजरेट मतलब हमदर्दी, इसका एंटोनिम इनडिफरेंट। कमिजरेट का एंटोनिम इनडिफरेंट। कमिजरेट का एंटोनिम इनडिफरेंट। नेक्स्ट है कंपेल। कंपेल मतलब बल से करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसुएड, यानी कि वही मना कर देना। कंपेल मतलब बल से कराना, मतलब आप किसी को फोर्स करें, करो करो, ये मतलब होता है अच्छी चीज़ों में भी हम किसी को जो कहते हैं देखो कर लो अच्छा रहेगा, तो आप इसे मतलब थोड़ा प्रेशराइज करें, कर लो। कंपेल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसुएड, मना कर दिए, मत करो। ठीक है, तो कंपेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसुएड। ठीक है, जिस तरह वहाँ क्वेक्स का था ना मनाना, उसका एंटोनिम डिसुएड इस्तेमाल करते थे, इस तरह से यहाँ पे कंपेल। कंपेल मतलब बल से कराना, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसुएड। ठीक है, कंपेल मतलब बल से कराना, डिसुएड इसका एंटोनिम। कंपेंडियम, कंपेंडियम मतलब सारांश होता है, वो देखते हैं ना कोई कोई वोकेबलरी का अगर पतला वाला कोई बुक हो तो उसमें लिखा था ना कंपेंडियम ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, या फिर कोई बड़ा सा बुक का कोई छोटा सा पार्ट निकाल के आपको मतलब थोड़ा छांट के उसका क्रक्स दे दे, तो उसे भी आपको कहते हैं कंपेंडियम है ये। कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन यानी कि विस्तृत। कंपेंडियम का मतलब सारांश, COMPENDIUM। कंपेंडियम मतलब सारांश, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंशन यानी विस्तृत। कंसीव, CONCEIV। कंसीव मतलब विचार करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड करना। ठीक है, कंसीव यानी कि विचार करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड करना। ठीक है, कंसीव का एंटोनिम मिसअंडरस्टैंड। कंसीव का एंटोनिम मिसअंडरस्टैंड। कंसीव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड, CONCEIVE। कंसीव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड। कंसीव का एंटोनिम मिसअंडरस्टैंड, CONCEIVE। कंसीव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अपना कंसिलेशन, CONCILATION। कंसिलेशन का एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है समझौता, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है आप वाद विवाद पे उतर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि समझौता अब नहीं रहा, तो कंसिलेशन, कंसिलिएशन मतलब होता है समझौता, इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन दैट इज समझौता, इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, CONCILATION। कंसिलिएशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन का एंटोनिम कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन मतलब समझौता, इसका एंटोनिम कन्फ्रंटेशन। कंसिलिएशन मतलब होता है समझौता, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंटेशन। ठीक है, मैं जितने बार बोलता हूँ उतने बार आप अपना नज़र और अपने माइंड दोनों में सेम वर्ड को दौड़ाइए और उसे फिक्स करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वो याद हो जाएगा, बस ऐसे ही याद करना होगा हमें, अगर SSC के एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर करना है तो। ठीक है, अगर सारे वोकैब सही करने हैं तो। और बाकी बात रहा कि इसमें आप कुछ इजी वर्ड्स ज़्यादातर आपको नहीं मिलते होंगे, क्योंकि ये मेनली छांट के ही बनाया गया है, क्योंकि इजी वाले हम याद कर लेंगे, वो बहुत आसानी से याद कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। पर अभी पहले हम ये जो होते हैं ना, जो हमें छूटते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टेंशन दे के रखते हैं, उन सारे को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से लगे रहिए, करते रहिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम ये ग्रामर देख लेते हैं पहले।
ग्रामर में हमारा है यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब वर्ड को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है, ठीक है। वो क्योंकि उस वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है उसका कि यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिज वर्ड्स। लाइक एब्सेंट, एब्सेंट अगर है तो उसके जस्ट बाद में आप क्या करेंगे? कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। लाइक जैसे यहाँ देखिए, हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे है ना, द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स एबसेंटेड। यहाँ पे अगर हिमसेल्फ नहीं होता तो यहाँ पे फ्रॉम द मीटिंग सिर्फ दे दिया होता तो होता ना द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स एबसेंटेड फ्रॉम द एबसेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं रहता है एग्जाम में कई बार, या फिर तभी यहीं पे हमें बताना पड़ता है कि ये डिस पोर्शन में है, और अदरवाइज अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो आप वहाँ पे हिमसेल्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स की हम लिस्ट अभी देखें, ऊपर में हमारा ये लिस्ट अभी हम देखेंगे, जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, prostrate, submit, resign, reconcile, introduce, avail, amuse, enjoy, satisfy, avenge, pride, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके बाद क्या आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। इनके जस्ट बाद क्या आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे, और ये मतलब फिक्स है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही है इन वर्ड्स के बाद, ठीक है। तो ये वर्ड्स, हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम ये वर्ड्स याद कर लें, क्योंकि हमें हर समय ये नहीं चल जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा ही, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, लाइक मान लीजिए ऐसा होता है कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ये भी हो सकता है कि वो खुद को क्या किया, मीटिंग से एब्सेंट कर लिया। तो यही होता है कि इन वर्ड्स के बाद हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। लाइक एब्सेंट के बाद, प्रेजेंट के बाद, अडेप्ट के बाद, एडजस्ट के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, अक्विट के बाद भी करना है, एक्सर्ट के बाद भी हमें करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल। अप्लाई हो गया, हर्ट हो गया, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है येल्ड करना, झुकना होता है ना, उसी को बोलते हैं येल्ड। येल्ड करना जो होता है ना, उसी को प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। झुकाना, झुकना, ठीक है, झुकाना। तो प्रोस्ट्रेट हो गया, सबमिट हो गया, रिजाइन हो गया, रिकनसाइल हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अवेल हो गया, अम्यूज हो गया, इंजॉय हो गया, सेटिस्फाई हो गया, अवेंज हो गया, प्राइड हो गया, एटसेट्रा। इन सब के बाद हमें क्या करना, यूज़ करना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, अम्यूज, इंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड, एटसेट्रा। इन वर्ड्स के बाद हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। इन वर्ड्स के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। किन वर्ड्स के बाद? तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है इन वर्ड्स के बाद, लाइक एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, अम्यूज, इंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड, ठीक है। तो ये प्रोनाउन चैप्टर का मतलब एक रूल है, जिसमें कि ये वर्ड्स को याद करना ही पड़ता है हमें, तो इसलिए मैंने इसे लिख लिया इसमें, ताकि आप सबको भी याद हो जाए ये, ठीक है। आपको पता रहे कि इन वर्ड्स के बाद अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो आपको वो वर्ड्स तो पहले पते हो, तो इसीलिए कई बार हो जाता है कि ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स टाइप की चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत तो दे ही देता है। एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, अम्यूज, इंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड, एटसेट्रा। इन सब के बाद क्या करना है? हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो चलिए एक बार फाइनल देख लेते हैं, लास्ट बड़ी अच्छा से। एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, अम्यूज, इंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड। इन सब वर्ड के बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे कि ये सेंटेंस में, द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। तो एब्सेंटेड तक हमें क्या लगाना पड़ा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा, ठीक है। चलिए, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दीज वर्ड्स। अभी जो हम लिस्ट देखेंगे इनके बाद हमें क्या करना है? इनके बाद हमें क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना। ऑब्जेक्टिव केस आप लोग समझते होंगे, प्रोनाउन चैप्टर आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? लाइक आई के लिए क्या होता है? मी, ठीक है। ही के लिए हिम, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लाइक आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो
ये वर्ड्स जहाँ भी मिले आपको एग्जाम में, सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, आपको क्या करना है, उसके उन इन वर्ड्स के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करना है। सब्जेक्टिव केस कई बार दे दिया जाता है, जैसे कि कई बार आप लिखा देखेंगे बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होकर उसे मतलब कहीं एक्चुअली बिटवीन हम लोग बहुत बार देख चुके होते हैं, बिटवीन यू एंड मी होगा तो वो हम समझ जाते हैं। बस अगर ऐसा ही कोई अदर वर्ड आ जाए, लाइक नो लेस देन वाला आ जाए, कंपनीड बाय आ जाएगा, अनलाइक आ जाए, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए देख लेते हैं इसे। तो ये वर्ड सारे ध्यान में रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है इन वर्ड्स के बाद। तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन है, विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, like, unlike, together with, along with, as well as, and not, in addition to, rather than, accompanied by, no less than, nothing but, etc। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, मतलब एटसेट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो फालतू है, उसे रहने दीजिए, उसकी जरूरत हमें नहीं है। हमारे एग्जाम्स में इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और हमें उसमें कई बार सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर दिया जाता है इन वर्ड्स के बाद, जो कि गलत है। इन वर्ड्स के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो आपको बस इन सारे वर्ड्स को याद करने हैं, ठीक है। कौन से वर्ड है वो, बिटवीन, विथ, बिसाइड्स, बिटवीन, विथ, बिसाइड्स, और इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, रादर देन, अकम्पनीड बाय, नॉट लेस देन, और नथिंग बट, एटसेट्रा। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि ये प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो वो बातें तो जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे आप, या फिर जिन सर से पढ़े होंगे, वो तो बस सिखाई दिए होंगे। अदरवाइज अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप आगे ये सब सीख जाएंगे। ये लेक्चर का मतलब एक ही मकसद है कि हमें चीज़ों को याद करना है, जो याद आपको पढ़ने के बाद भी करना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं, उससे पहले भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो बस याद करने वाली चीज़ें इसमें लिखी, इस लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं। मतलब ये याद करने के लिए पर्पज़ से है, मतलब एग्जाम में मार्क्स लाना है तो ये करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लास करने के बाद कीजिए, अगर पहले कर लीजिए तो आपको मर्जी है, ठीक है। तो बिटवीन, विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ, along with, as well as, and not, in addition to, rather than, accompanied by, no less than, nothing but, ये सब जो वर्ड है इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। किसके बाद, बिटवीन, विथ, बिसाइड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, रादर देन, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, नथिंग बट, एटसेट्रा। जो वर्ड्स होंगे इनके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा बारी है क्या पढ़ने का, जीके। इसमें क्या पढ़ेंगे, किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि रॉबर्ट वाइटेकर ने किया था 1969 में। हम उस पर मेनली फोकस करेंगे और इसमें हम सारे देखेंगे, और आपको इसमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा, थोड़ा मतलब ना याद करना है इसको बड़ी मतलब मुश्किल होता है। बायोलॉजी का है, थोड़ा सा टफ तो होता ही है ये, तो कोई बात नहीं है, बार बार रिवाइज करके आप भी देख लीजिएगा। चलिए ट्राई करते हैं याद करने का। फिर ज्योग्राफी वगैरह है वो तो थोड़ा इजी है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा बायोलॉजी वाला सेक्शन को बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हम नॉर्मली आज हम देखेंगे अपने क्लास में किंगडम क्लासिफिकेशन, लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में। आपको याद रखना है कि रॉबर्ट वाइटेकर ने, ये एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने और कब दिया था। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था कब, 1969 में। 1969 में, गौर से देखिए इसे, यही है 1969, ठीक है। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है अर्नस्ट हैकेल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी इन 1866, ठीक है। अब इकोलॉजी टर्म कौन दिए थे, अर्नस्ट हैकेल दिए थे, कब, 1866 में, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी इन 1866, अर्नस्ट हैकेल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में। अर्नस्ट हैकेल ने टर्म दिया कौन सा, इकोलॉजी, कब, 1866 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, मतलब जितने भी चीज़ में लिखे हुए हैं एक भी एसएससी एग्जाम के से बाहर के कुछ नहीं है, सारे जो एसएससी में पूछे जाते हैं वही है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, तो इकोलॉजी टर्म कौन दिए थे, अर्नस्ट हैकेल, कब, 1866 में। अर्नस्ट हैकेल ने दिया था इकोलॉजी टर्म इन 1866। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोलते हैं, रामदेव मिश्रा को। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा को। मोनेरा बोलते, अब देखिए, अब हम इसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम में बांटा था इसे, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। एक पहला था प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटेई, फिर एनिमेलिया, ठीक है। ये 5
किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। देयर वाज प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो हम देखते हैं कि मोनेरा के अंदर कौन से पढ़ते हैं। मोनेरा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा के का एग्जाम्पल कौन कौन सब है। देखिए, इसके विषय में, मोनेरा के विषय में डिटेल जो चीज़ें होती हैं, लाइक कि ये प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर सेलुलर होता है, जो भी चीज़ें होती है वो आप लेक्चर करने के दौरान पढ़ेंगे, पर आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये याद बाद में भी करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी भी याद करने का ट्राई कीजिए, फोकस करके, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मोनेरा क्या बोलते हैं, मोनेरा के अंतर्गत पढ़ते हैं हम आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या क्या है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड सिनोबैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ते हैं एल्गी, जिसे हम डाइटम्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन से हैं, एल्गी, डाइटम और प्रोटोजोआ, ठीक है। मोनेरा का एग्जाम्पल आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए, हो जाएगा। प्रोटिस्टा का क्या होगा, एल्गी, जिसे कि डाइटम्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है एल्गी, जिसे डाइटम कहते हैं, और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। और प्रोटिस्टा के अंदर ही एक फाइलम आता है, ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा का ही एक फाइलम है, प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है यूग्लिना, एमोबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पैरामीशियम जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो वो प्रोटोजोआ टिक करना है, और कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है, तो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है पैरामीशियम। आपको इसी तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप चलिए अब याद करने पे फोकस कीजिए। मोनेरा के का एग्जाम्पल कौन कौन सब है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है हमारा एल्गी, जिसे डाइटम्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ। एल्गी और प्रोटोजोआ बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से, और प्रोटिस्टा के अंदर ही एक फाइलम होता है जो उसको बोलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है यूग्लिना, एम्यूबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। यूग्लिना, एम्यूबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट है फंगी। किंगडम फंगी से हमारा बिलोंग करता है यीस्ट, पेनिसिलिन, जिसे कि मोल्ड कहते हैं, यानी कि ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं इसे। नेक्स्ट मशरूम, ठीक है। फंगी के से ये किंगडम फंगी से बिलोंग करता है ईस्ट, पेनिसिलिन, मोल्ड, पेनिसिलिन जिसे कि मोल्ड कहते हैं नॉर्मली, ब्रेड मोल्ड, और मशरूम, ये सब किससे बिलोंग करता है, फंगी से। और आप जानते होंगे कि पेनिसिलिन का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पे करते हैं, जिसका इसका डिस्कवरी कौन किया था, पेनिसिलिन। मोल्ड हो गया हमारा, और यीस्ट हो गया, और मशरूम हो गया, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। फंगी का किंगडम फंगी से बिलोंग करता है यीस्ट, पेनिसिलिन और मशरूम, ठीक है। चलिए तीन को पहले हम फिर से देखते हैं अच्छे से। मोनेरा से बिलोंग हमारे करते हैं आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है एल्गी, जिसे डाइटम कहते हैं, और प्रोटोजोआ। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही बिलोंग एक फाइलम आता है जो प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। तो ये फाइलम जो कि प्रोटिस्टा का ही फाइलम है, इसके अंतर्गत आता है यूग्लिना, एम्यूबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। यूग्लिना, एम्यूबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है फंगी। फंगी के अंतर्गत जो आता है वो आता है यीस्ट, पेनिसिलिन और मशरूम, ठीक है। यीस्ट, पेनिसिलिन जिसे कि ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ड किससे बिलोंग करता है, फंगी, किंगडम फंगी से, ठीक है। तो यीस्ट, पेनिसिलिन और मशरूम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्लांटेई। प्लांटेई जो है, किंगडम प्लांटेई जो है, इसमें भी हमारे जो फाइलम्स है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 तरीके में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके डिविजन्स के अलग अलग बेसिस होते हैं, वो आप क्लास के दौरान सीख लेंगे, पर अभी हम याद करने में फोकस करते हैं। प्लांटेई, किंगडम प्लांटेई के अंतर्गत थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा से का जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो है ना, डोंट हैव सेपरेटेड बॉडी पार्ट। इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग भाग में नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है उसका, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। और इससे स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा और चारा इसी के थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है, ठीक है। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल कैसे हैं, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा एंड चारा। स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा एंड चारा आर एग्जाम्पल्स ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा जिसका मतलब डोंट हैव सेपरेटेड बॉडी पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा और चारा, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। अब बात रहा ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस बोलते हैं ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से हम ब्रायोफाइटा को जानते हैं। और ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मोस, जिसे कि फ्यूनेरिया भी कहते हैं, मोस जिसे हम फ्यूनेरिया कहते हैं, मर्चेंटिया और रिशा,
रिशिया, ये क्या होता है, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा है ये किसे किंगडम प्लांटेई से बिलोंग करता है, और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मोस, जिसको कि फ्यूनेरिया बोलते हैं, मर्चेंटिया हो गया और रिशिया हो गया, ये सब बिलोंग करता है कहाँ से, ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा से बिलोंग कौन सा करता है, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है ब्रायोफाइटा। मोस, शिनोरिया, मर्चेंटिया और रिशा बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से। टेरिडोफाइटा, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो कि किंगडम प्लांट से ही बिलोंग करता है। ये टेरिडोफाइटा जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल एंड टेरीज, PTERIS, टेरीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल और टेरीज किससे बिलोंग करता है, टेरिडोफाइटा से, जिसे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। और मर्चेंटिया जो मेनली है, मर्चेंटिया देखिए, मर्सिलिया और मर्चेंटिया से कंफ्यूज मत होइएगा। मर्चेंटिया बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मोस, जिसको फ्यूनेरिया कहते हैं। मर्चेंटिया और रिशा बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से, लेकिन मर्चेंटिया तो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, लेकिन मर्सिलिया जो है ये हमारा बिलोंग करता है टेरिडोफाइटा से, जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। इनसे बिलोंग करता है मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल और टेरीज, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उसे कहते हैं जिसके कि सीड्स होते हैं विदाउट कवर, इनके सीड्स जो है कवर्ड में नहीं होते हैं, यानी कि नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। मतलब ऐसा सोचिए कि जिम में जो लोग होते हैं अपने वो शर्ट्स खोल के रखते हैं, या फिर मतलब जो पर्दे पहनते हैं अंदर, वो उन चीज़ों को खोल के रखते हैं ताकि बॉडी उसका दिखे। तो जो लोग कैसे नेकेड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स याद रखिएगा, इसका सीड क्या हो, नेकेड सीड होते हैं, इसके कवर नहीं होते इसके सीड पे। इसके एग्जाम्पल है पाइन, देवदार और काइकस। देवदार, पाइन्स और काइकस एग्जाम्पल है किसका, जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, पाइन्स, देवदार और काइकस। ये आप रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि ये नाम आपने सुन रखा है, तो आपको ये याद हो जाएगा जल्दी ये एग्जाम्पल्स कि जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है पाइन्स, देवदार और काइकस। और एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं इसके सीड कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीड होते हैं, लाइक टोमेटो में होते हैं ना, इसके सीड क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर होता है, तो ये एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को जितना हद तक याद हुआ होगा अच्छा है। वैसे फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। हम ये स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, रॉबर्ट वाइटेकर 1969 में दिए थे। अर्नस्ट हैकल क्वाइन द टर्म इकोलॉजी इन 1866, ठीक है। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, टर्म दिया था इकोलॉजी कब, 1866 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोलते हैं, रामदेव मिश्रा जी को। मोनिरा, अब हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एंटर कर चुके हैं, हम इसमें पहले देख रहे हैं किंगडम मोनिरा। मोनेरी किंगडम का एग्जाम्पल है आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और सिनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट अपना है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमारा एग्जाम्पल आता है एल्गी और प्रोटोजोआ का, ठीक है। एल्गी जिसे डायटम्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ का, एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोआ किसका एग्जाम्पल है, किंगडम प्रोटिस्टा का। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक फाइलम आता है प्रोटोजोआ करके। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है यूग्लिना, एमीबा, पिरामिशियम और प्लाज्मोडियम। देखिए जितने भी हमारे प्रोटिस्टा होते हैं सबके पास सेल वॉल होता है, ठीक है। लेकिन यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो यूग्लिना इसका एक्सेप्शन होता है कि ऐसा प्रोटिस्टा जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो है हमारा यूग्लिना, ठीक है। और आप एमीबा में जानते होंगे सीडोपोडिया होता है, और पिरामिशियम में सीलिया होता है। और क्योंकि पिरामिशियम में ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, याद रख लीजिए कि पिरामिशियम में सीलिया होता है जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करता है, या फिर फूड को भी अगर उसके मतलब जो माउथ कैविटी होता है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। और एमीबा में सीडोपोडिया होता है, मतलब फॉल्स फीट्स होते हैं। और यूग्लिना में एक टेल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे अपेंडिज कहते हैं यूग्लिना में, तो ठीक। और यूग्लिना एक ऐसा क्या बोलते हैं प्रोटिस्टा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपना फंगी। फंगी में अपना एग्जांपल्स आता है कौन सा, यीस्ट, पेनिसिलिन जिसे मोल्ड कहते हैं, और मशरूम, ठीक है। तो यीस्ट जो होता है हमारा, ये भी अपना फंगी, जो किंगडम फंगी है, किंगडम फंगी, इसमें इसका एक तरह से एक्सेप्शन होता है, क्योंकि जितने भी आपके इसके फंगी में ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट मल्टी सेलुलर इसका मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। यीस्ट इसका एक्सेप्शन है किंगडम फंगी का, ठीक है। यीस्ट हो गया, पेनिसिलिन यानी कि इसे मोल्ड कहते हैं, और अपना क्या बोलते हैं, मशरूम, ठीक है। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, फंगी का, किंगडम फंगी का। अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई में हमने पढ़ा कि इसे बहुत सारे 5 पार्ट में नॉर्मली हम बांट के देखते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसके फाइलम से, प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई का, ठीक है।
थैलोफाइटा वो होता है जिसके पास क्या होते हैं, जिसके बॉडी पार्ट सेपरेटेड नहीं होते हैं। उसके एग्जांपल हैं स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा और चारा। थैलोफाइटा का एग्जांपल है ब्रायोफाइटा, जगह एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहते हैं। ये ब्रायोफाइटा होता है। इसके एग्जांपल है मोस, जिसे हम फ्यूनेरिया कहते हैं, मर्चेंटिया और रिशा। मोस, मर्चेंटिया, मोस जिसे फ्यूनेरिया कहते हैं, मर्चेंटिया और रिशा एग्जाम्पल है किसका, ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। इसके एग्जाम्पल है मर्सिला, फर्न, हॉर्सटेल और टेरीज। ठीक है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल कौन सा है, टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, यानी कि और इसके एग्जाम्पल है मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल और टेरीज। नेक्स्ट है अपना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिसके सीड क्या होते हैं, विदाउट कवर या नेकेड सीड्स होते हैं, उसे जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। लाइक पाइन्स, देवदार और काइकस। पाइन्स, देवदार एंड काइकस होते हैं इनके एग्जाम्पल। नॉर्मली ये पेड़ जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो हमारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं पाइन्स, देवदार एंड कैकस। एंजियोस्पर्म होता है नेक्स्ट। एंजियोस्पर्म जो है इसका एग्जांपल होता है, ये एंजियोस्पर्म पहली बात इसका सीड जो है कवर्ड होते हैं लाइक टमाटो, और ऐसे बहुत सारे इसका एग्जांपल तो आप अपने मन में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। ये और भी ज़्यादा थोड़ा है, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं 9 तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि 9, पहली बात इसे 9 फाइलम जाएगा, उसके बाद फिर हम बॉडी ब्रेड्स में थोड़ा देखेंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा क्या मतलब, पहली बात आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एनिमिलिया में बात करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है इसका बॉडी ना पोरस बॉडी होता है। पोरीफेरा का बॉडी कैसा होता है, पोरस होता है, यानी कि स्पॉन्जेस के टाइप। ठीक है, स्पॉन्जेस, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्जेस जिसमें यानी कि इसका पोरस बॉडी होता है, जिस वजह से हम इसे स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, पोरीफेरा को ही स्पॉन्जेस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकॉन, यूप्लेक्टिला एंड स्पॉन्जिला। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। ठीक है, पोरीफेरा क्या है, पोरस बॉडी होता है इसका, इसलिए हम स्पॉन्जेस कहते हैं पोरीफेरा को। एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब पोरीफेरा जो है पोरीफेरा जो है इसका बॉडी पोरस होता है और ये स्पॉन्जेस इसीलिए हम इसे बुलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है साइकॉन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। साइकॉन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला आपके एग्जाम्पल हैं किसके, पोरीफेरा के। नेक्स्ट है कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। ठीक है, कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। कोइलेंट्रेटा या निडेरिया की अगर हम बात करें तो इसके एक्सोस्केलेटन होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, जो कि मेड बने होते हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब सोचिए इसके आप एग्जाम्पल सोच के कुछ समझ पाएंगे। लाइक कोरल्स का नाम सुना, कोरल्स जो होते हैं ना, कोरल्स जो फ्रेश वाटर्स में रहते हैं। ठीक है, स्लाइन वाटर चाहिए, फ्रेश लाइन वाटर में रहते हैं। तो कोरल्स हो गए इसके एग्जांपल, हाइड्रा हो गए इसके एग्जांपल, और पुर्तगीज मैन ऑफ वार करके एक प्राणी होता है, उसका भी हम निडेरिया या फिर कोइलेंट्रेटा के ही फैलम में पढ़ते हैं। जेली फिश का नाम आपने सुना होगा, वो भी कोइलेंट्रेटा से ही बिलोंग करता है। तो क्या आप समझे कि कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का क्या होता है कि इसमें एक एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहरी बॉडी का बाहरी आवरण जो होता है एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कोइलेंट्रेटा या फिर सिनेड्रिया ऐसे होते हैं जिसके क्या होते हैं, एक्जियोस्केलेटन होते हैं जिसमें, और जो कि बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। एग्जाम्पल है कोराल, हाइड्रा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर और जेलीफिश। ठीक है, कोइलेंट्रेटा या निडेरिया का। नेक्स्ट अपना प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज या लेटीहेल्मिन्थीज जो कहिए, वो आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन का होता है थोड़ा सा मतलब इशूज़, थोड़े हमारे बॉडी है नहीं तो थोड़े से तो हो जाते हैं दिक्कत। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज या लेटीहेल्मिन्थीज जो बोलिए, तो ये इसके बॉडी एक्चुअली फ्लैटेंड बॉडी लाइक अ रिबन जैसा फ्लैटन होता है इसका बॉडी, किसका, लेटीहेल्मिन्थीज का। और इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लेनेरिया, जिसकी कि फ्री लिविंग, ये देखिए ये यहाँ पे फ्री लिविंग लिखा हुआ है एक जगह, पैरासाइट यहाँ पे जैसे लिवर फ्लूक में लिखा हुआ है पैरासाइट। और तो आप इसमें देखिए एक्चुअली ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग मतलब जो अपना इंडिपेंडेंट जी सकते हैं, और पैरासिटिक उसको बोलते हैं जो कि दूसरे जो मतलब जीव है उनके प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने मतलब जीवन गुजारने के लिए, तो ये इसे पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो ये इसका बॉडी कैसा होता है, फ्लैटेंड लाइक अ रिबन होता है। और ये इसके एग्जांपल हैं प्लेनेरिया लाइक फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग होता है, और लिवर फ्लूक जो कि पैरासाइटिक होता है, और टेप वर्म इसके एग्जांपल हैं। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वर्म किसके एग्जांपल हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज या लेटीहेल्मिन्थीज के। ठीक है, तो ये मान लीजिए लेटीहेल्मिन्थीज को पढ़ी, सोचिए लेटा हुआ है एकदम से, वो फ्लैट है। ठीक है, तो लेटीहेल्मिन्थीज ही पढ़िए इसको। तो लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैटेंड बॉडी लाइक रिबन, इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वर्म। नेक्स्ट है निमेटोड्स और
एस्लीमंथीज, ठीक है, निमेटोड्स और एस्लीमंथीज। निमेटोड का एग्जांपल इसका देखिए, इसका पहली बार इसका बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। निमेटोड्स का बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके एग्जांपल हो जाएगा एलिफेंटिया एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस क्या होता है, ये फैलरियल वॉर्म होता है, ठीक है, फैलरिया में यही वॉर्म होता है एक्चुअली, फैलरियल। तो एलिफेंटियासिस जो है किसके एग्जांपल है, निमेटोड्स के। निमेटोड या एस्लीमंथीज जो है इसका बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। तो निमेटोड का एग्जांपल होता है एलिफेंटियासिस और वूम इन इंटेस्टाइन। वोम्स जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो कैसे, लाइक राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म्स, ये सब जो है किसके एग्जांपल है, निमेटोड्स के ही, ठीक है। राउंड वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया। एलिफेंटियासिस, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म किसके एग्जांपल है, निमेटोड्स के, लाइक एस्लीमंथीज के, ठीक है। नेमाटोड्स एंड निमेटोड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एलिफेंटियासिस, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म। राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और एलिफेंटियासिस जो है ये फैलरियल वॉर्म होता है। ये किसका, ये सब जो है किसका एग्जांपल है, निमेटोड्स का एग्जांपल है। निमेटोड्स क्या होता है, इसका सब बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। विशेष जानकारी कृपया चैप्टर पढ़ते वक्त गौर करके देख लें, ठीक है। एक्चुअली याद करना है इसको बहुत मतलब झोल वाला काम होता है, तो थोड़ा देखिए। निमेटोड्स या फिर एस्लीमंथीज जो है इसका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। निमेटोड्स का एग्जांपल है एलिफेंटियासिस, जिसे कि फैलरियल वॉर्म कहते हैं। वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन लाइक राउंड वॉर्म एंड पिन वॉर्म एग्जांपल है निमेटोड्स का। नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा का क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, इज ट्यूब लाइक एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब जैसे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये एनिलिडा होता है। एनिलिडा का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्थ वॉर्म और हिरुडो मेडिसिनालिस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एनिलिडा का एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म एंड हिरुडो मेडिसिनालिस, ठीक है। हिरुडो मेडिसिनालिस ये जोंक जानते हैं उसी जैसा होता है। तो अर्थवॉर्म एंड हिडुरो मेडिसिनालिस, ठीक है, ये एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। एनिलिडा से पहले तो अर्थवॉर्म अच्छे से याद रखिएगा कि अर्थवॉर्म किस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, एनिलिडा से, ठीक है। और हिरुडो मेडिसिनालिस बिलोंग करता है एनिलिडा से ही, ठीक है। नेक्स्ट अपना ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बारे में बता दें कि ये लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम है। नॉर्मली इसमें हम इंसेक्ट जितने आते हैं सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंदर, ठीक है, ऑर्थोपोडा। इसके सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, कोएलम क्या होता है वो सब देखेंगे इसमें आप, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद कीजिए कि ऑर्थोपोडा जो है, आपको इतना पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम ऑर्थोपोडा, और इसके अंतर्गत हम इंसेक्ट्स को रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएससी में इवन मेंस में पूछ लिया था, सीजल मेंस में एक बार ये क्वेश्चन, इसके कुछ मतलब 2-3 ऑप्शन यहाँ से थे, और एक था जिसमें बोला कि कौन सा ऑर्थोपोडा नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा था कि कौन से सही हैं, कौन ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, 1 2 3 ऐसा 1 2 इस टाइप से कुछ था, ठीक है। तो लेकिन मेंस में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्थोपोडा से देखिए, ऑर्थोपोडा का एग्जांपल आता है प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस, क्रब्स, बटरफ्लाई, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश। ये सब किससे बिलोंग करता है, ऑर्थोपोडा से। ऑर्थोपोडा फाइलम से कौन कौन से बिलोंग करता है, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस, क्रब्स एंड बटरफ्लाई, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश। ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है प्रॉन्स। देखिए, ऑर्थोपोडा के अंदर सबसे पहली बात क्या होना था, इंसेक्ट्स आते हैं, और इंसेक्ट्स में कौन सब आते हैं, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस, क्रब्स, बटरफ्लाई, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश। और अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने याद किए हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि बस इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जरूरी होते हैं, जिसके आने के ज़्यादातर चांस है, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा के कौन कौन से बिलोंग करता है, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस, क्रब्स, बटरफ्लाई, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश। ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, इंसेक्ट्स के अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस, क्रब्स, बटरफ्लाई, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश इसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत, ठीक है। मोलस्का जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इन एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम कौन सा है, मोलस्का। कौन सा है, मोलस्का। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है किसका, मोलस्का का। एग्जांपल देखिए, ऑक्टोपस, बॉडी सॉफ्ट होता है। ऑक्टोपस का दूसरा नाम याद रखिए कि डेविल फिश इसे ही कहते हैं, ठीक है, डेविल फिश कहते हैं। ये एमटीएस में 2 बार ये क्वेश्चन मुझे मिला था, एमटीएस का सेट के दौरान, ठीक है। तो ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहते हैं, पूछा था डेविल फिश किससे बिलोंग करता है, तो याद रखना आपको मोलस्का से बिलोंग करता है। मोलस्का का क्या खासियत है कि सॉफ्ट बॉडी होता है। तो ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश किससे बिलोंग करता है, मोलस्का से। और हेलिक्स हो गया, पीला हो गया। ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहते हैं, सेकंड आंसर हेलिक्स एंड पीला, ये सब किसका एग्जांपल है, मोलस्का का एग्जांपल है। मोलस्का का पहचान क्या है, सॉफ्ट बॉडी होता है इसके, ठीक है। मोलस्का, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, हेलिक्स और पीला बिलोंग करता है मोलस्का से, ठीक है।
ऑक्टोपस, हेलिक्स और पीला बिलोंग करता है मोलस्का से, ठीक है। पीला, हेलिक्स एंड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस, हेलिक्स और पीला बिलोंग करता है मोलस्का से, ठीक है। नेक्स्ट है इचिनोडर्मेटा, इचिनोडर्मेटा, ठीक है। इसका स्किन ना स्पाइनी स्किन होता है, ठीक है, यानी कि इस पे स्किन ना स्किन पे कांटे उगे रहते हैं चारों साइड से, ऐसे मतलब अगर आप टच किया तो आपको हाथ में लग जाएगा फटाक से, ठीक है। तो इसे इचिनोडर्मेटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स होता है सी स्टार्स, सी ककम्बर और क्रीनोइड्स, क्रीनोइड्स, ठीक है, क्रीनोइड्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इचिनोडर्मेटास का। इचिनोडर्मेटा के एग्जाम्पल कौन सा है? सी स्टार्स, सी ककम्बर्स और क्रीनोइड्स। क्रीनोइड्स, सी ककम्बर्स, सी स्टार्स बिलोंग करता है इचिनोडर्मेटा से। इसमें इचिनोडर्मेटा का पहचान है, इस पे इसका स्किन कैसा होता है? स्पाइनी स्किन होता है, मतलब कांटेदार स्किन होता है, तो इसमें कांटा होता है, ठीक है, तो स्पाइनी स्किन्स होते हैं इसके, तो इचिनोडर्मेटा कहते हैं इसको, ठीक है। सी स्टार्स, सी ककम्बर और क्रिनोइड्स इसी के एग्जाम्पल हैं। सी स्टार्स, सी ककम्बर्स और क्रिनोइड्स किसके एग्जाम्पल है? इचिनोडर्मेटा का। नेक्स्ट है कोर्डेटा। कोर्डेटा में आता है हैव नोटोकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड्स होता है। नोटोकॉर्ड्स किसे कहते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पीठ में होते हैं ना ऐसे वाले, वही है नोटोकॉर्ड्स, तो ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो कॉर्डेटा कहते हैं इसे। जिसमें ये नोटोकॉर्ड होते हैं इसके उसे क्या कहते हैं? कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा, एक होता है वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा वो होता है जिसमें कि नोटोकॉर्ड्स ठीक तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, ठीक है, और इसमें जो है कि वो टेल बोन्स होते हैं वो होते हैं अच्छे से। तो प्रोटोकॉर्डेटा क्या हो गया? जिसमें ये ठीक तरह से डेवलप नहीं हुआ है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है वर्टिब्रेट्स पे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स जो कि कॉर्डेटा का ही, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही हमारे क्लास होते हैं, ठीक है। तो हम इतने देखेंगे, वर्टिब्रेट्स पे हम फोकस करेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, अब बहुत सारी वर्टिब्रेट्स हैं, हम उसे देखेंगे। चलिए बेड़ा पार हो गया। चलिए वर्टिब्रेट्स जैसे भी इसमें अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है, इसके बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का खासियत होता है जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें जॉ नहीं होता, जबड़ा इसका जॉ नहीं होता, ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसे किस में रखते हैं हम? साइक्लोस्टोमेटा में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेरोमाइजोन, जिसके मैक्सिन कहते हैं, हॉग फिशेज हो गया और लैम्प्रे हो गया, लैम्प्रे, ये सब इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का। ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टेरोमाइजोन, माइक्सिन और हॉग फिशेज या फिर लैम्प्री, लैम्प्रे, ठीक है, लैम्प्रे, ये सब किसका एग्जाम्पल है? साइक्लोस्टोमेटा का। अब हम सेकेंड हमारा आता है पीसेज, पीसेज जिसके अंतर्गत फिशेज आते हैं। जो पीसेज है ना, PIECES, पीसेज, इसके अंतर्गत हम किसे रखते हैं? फिशेज को रखते हैं। इसमें फिश में देखिए 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा है कि फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फिश का कितना? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिए इसका एग्जाम्पल्स है डॉग फिश, शार्क और टूना, ये सब क्या है? फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। पीसेस, PIECES, पीसेस जो होता है ना, इसके अंतर्गत फिशेज हम पढ़ते हैं। लाइक जैसे साइक्लोस्टोमेटा में हम पढ़ते थे किसको किसको? हॉग फिशेस को, लैम्प्रे को, टेरोमाइजोन या फिर मैगजीन को, ठीक है, ये जॉलस वर्टिब्रेट्स थे। उसी तरह से फिशेज जो पेसेज होते हैं, फिशेज के अंदर इसमें हम फिशेज को रखते हैं। इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेज में कितने होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है डॉग फिश, शार्क और टूना। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस उसे कहते हैं म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है इन स्किन। एम्फीबियंस एक्चुअली जब पृथ्वी पर रहेगा तो वो तो सांस ले रहेगा अपना, मतलब जो अपने सांस लेने के रास्ते हैं उससे, नाक से, जैसे भी, ठीक है, लेकिन अगर पानी में जाएगा तो कैसे सांस लेगा? तो उसमें म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है इन स्किन, ठीक है, तो एम्फीबियंस में, ठीक है, जिसका एग्जांपल है फ्रॉग, टोड्स और स्लेमेंडर्स। आप फ्रॉग को जानते हैं, पानी में भी रह लेता है, धरती पे भी रह लेता है, तो वो जो अंदर सांस ले पाता है किसके वजह से? म्यूकस ग्लैंड की वजह से, जो कि उसके स्किन में होते हैं, एम्फीबियंस के, ठीक है। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। फिशेस के हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं। फिशेस के हार्ट कितने? 2 चैम्बर्ड होते हैं एंड एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। और ये फ्रॉग, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स, फ्रॉग, टोड्स और स्लेमेंडर्स इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? एम्फीबियंस के। फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स किसके एग्जांपल हैं? स्लेमेंडर्स किसके एग्जांपल है? एम्फीबियंस। ये फ्रॉग पूछेगा एग्जाम में, आप इजीली मार दीजिएगा एम्फीबियंस है। टोड्स पूछेगा फिर भी आप मार दीजिएगा, लेकिन स्लेमेंडर्स थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज करते हो। स्लेमेंडर्स को ठीक से याद कीजिए। स्लेमेंडर्स क्या है? एम्फीबियंस का एग्जांपल है। और एम्फीबियंस के हार्ट कितने कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसके स्किन में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं? म्यूकस ग्लैंड, ताकि ये सांस ले पाए पानी में, ठीक है। और देखिए अभी तो हमारे हैं बचे हुए, हम तो अभी कंप्लीट करेंगे इसे, लेकिन आप आराम से, आपको टेंशन लेना, आप बस आराम से देखते चलिए, मेरे साथ साथ उसे याद करने का ट्राई कीजिए।
आप फिर इसके बाद आप 1-2 बार और देख लीजिएगा ऐसे, क्योंकि ये वीडियो कोई एक ऐसा नहीं है कि 10-15 फैक्ट है आपको बस वो दे दिए 1 घंटा लगा के और आप मतलब फटाफट देख लिए, एक बार में कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ फैक्ट ही है, सारे के सारे याद करने वाले चीज़ ही हैं। तो इसे मेनली रिवीजन पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो आप इसे गौर से बार बार मल्टीपल टाइम्स देखिए, सो दैट आप इसे याद कीजिए। क्योंकि आप इसे कभी भी आप पढ़ेंगे, कभी भी इसके बारे में आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको इसे बैठ के रटना ही पड़ेगा। तो वो काम अगर आपको अभी एक जगह मिल रहा है सारा, तो क्या करने में दिक्कत है कि नहीं। तो इसे बार बार जहाँ तक याद हो गया हो, लाइक वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा 1 से 2 बार में। उसके बाद आप इसे आगे भगा के फिर आप इसे दोबारा देख सकते हैं। ये वाला नॉर्मली मेनली ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको, ठीक है। तो एम्फीबियंस वाला हमने देख लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपना रेप्टाइल्स के बारे में देखिए। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसका एक जो है इसका एक्सेप्शन है, लाइक क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल ही है, पर उसका हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसका? क्रोकोडाइल का, ठीक है। होता है ना मगरमच्छ के आंसू। तो सोचिए कि एक चैम्बर बढ़ा दिया गया है ताकि वो आंसू निकाल सके, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, ठीक है। रेप्टाइल्स एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें, लाइक इसके एग्जांपल हैं स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। सबके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं सारे रेप्टाइल्स के हार्ट में, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट है, ठीक है। 4 चेम्बर हार्ट है। और रेप्टाइल्स जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं, लाइक इसके एग्जाम्पल है स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एव्स, AVES। एव्स के अंतर्गत हम नॉर्मली बर्ड्स को पढ़ते हैं। सारे जो बर्ड्स होते हैं हम उसे किस में रखते हैं? एव्स में रखते हैं। और एव्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और इसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और ये ले एग्स मतलब अंडे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एब्स जिसमें क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एब्स क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसके, और ये ले एग्स मतलब अंडे देते हैं। इसमें सारे बर्ड्स एब्स के अंतर्गत ही रखते हैं हम। मैमेलियन उसे बोलते हैं जिसके कि वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमेलियंस कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। मैमेलियंस जिसमें कि हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो इसके हमारे क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट। हम ह्यूमन का हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर्ड। इसी तरह मैमेलियन का सारे मैमेलियन जो है उसके हार्ट कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने हार्ट नहीं होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मैमेलियन के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं मैमेलियंस में, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एब्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल, लेकिन रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। मैमेलियंस वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड क्यों होता है? देखिए मैमेलियंस में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, सो दैट जिसे एग ना देना पड़े, ठीक है। ये एग नहीं, डायरेक्ट अपने जो बेबी है उसे बॉन्ड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, MEMORY, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही क्या कर सकते हैं? हमें मतलब मैमिलियंस को अंडे नहीं देने पड़ते, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वेल्स एंड डॉल्फिन्स। मेनली आपको याद रखना वेल्स एंड डॉल्फिन्स बिलोंग्स टू मैमेलियन, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, 2 इसमें एक्सेप्शन होता है मैमेलियन में। जो फाइलम मैमेलियन है, क्लास मैमेलियन है, इसका 2 एग्जाम्पल है। ये मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं। उसके एग्जाम वो हैं कौन? प्लेटिपस एंड इचिडेनस, ठीक है। प्लेटिपस एंड इचिडेनस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमलियंस बट ले एग्स, ठीक है। ऐसा एनिमल मैमल्स जो कि अंडे देते हैं। और मैमल्स, सारे मैमल्स अंडे नहीं देते क्योंकि मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन एंड वेल्स, ये सब क्या है? मैमलियन है, पर अंडे नहीं देते, मतलब डायरेक्ट बेबी बॉर्न करते हैं। लेकिन ये जो प्लेटिपस और एचिडेनस हैं, ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं वह प्लेटिपस एंड एचिडेनस, ठीक है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, एक बार में याद नहीं होगा ये। इसे इतना सा जो मतलब लगभग में होगा ये 15 मिनट का समथिंग, तो 15 मिनट या फिर हो सकता है 20-25 मिनट्स का भी हो। जितना भी हो इसे आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी। हाँ, तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि सॉइल्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो सॉइल्स हैं मेनली, हम देखिए वैसे हमारे जो इंडियन में ये 8 टाइप्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वही 4 देखेंगे, उसके परसेंटेज देखेंगे, मतलब उसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से। हम उसमें याद करने वाले जितने फैक्ट्स हैं हम सब देख लेंगे, ठीक है। सॉइल्स इन इंडिया, पहली बात अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल हमारे इंडिया में 40% पे
पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल कितने हैं? 40% है। ये पाए जाते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और डेल्टा, जितने भी पेनिनसुलर रिवर बनाते हैं वो सबके डेल्टाज में क्या पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता ही है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रिवर। ये क्या करता है? रिवर के डिपोजिशन से ही होता है, बनता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्या है? मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है। और इंडिया में 40% क्षेत्र पे सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में कितने पे? 14% पे एलुवियल सॉइल मिलता है हमें। ठीक है, और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, डेल्टा जो पेनिनसुलर रिवर्स जितने हैं इन सब जगहों पे मिलता है हमें एलुवियल सॉइल। और बनता कैसे है? डिपोजिशन ऑफ रिवर के द्वारा बनता है। और ये मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सा है? हमारा एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है रेड सॉइल आता है। ये 18% क्षेत्र पे मिलता है हमें। 18% एरिया में हमारे क्या मिलते हैं? रेड सॉइल मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। देखिए, जब मैं इन स्टेट्स का नाम बोलता हूँ तो उसका आप लोकेशन माइंड में याद कीजिए कहाँ पे है मैप में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार मैप खोल के देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से आप इसे देखिएगा। ठीक है, तो जल्दी याद होगा। तो रेड सॉइल 18% क्षेत्र पे मिलता है हमें कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में। ठीक है, और ये बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है विदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है उसके जो वेदरिंग होते हैं उसी की वजह से बनता है क्या? रेड सॉइल। ठीक है, वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनता है रेड सॉइल। और ये 18% क्षेत्र में मिलता है हमें। और ये मेनली उन एरिया में मिलता है जहाँ लो रेनफॉल देखने के लिए मिले। ठीक है, जहाँ लो रेनफॉल मिलता है वही मिलता है हमें रेड सॉइल। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में। कितने परसेंट क्षेत्र पे? 18% क्षेत्र पे। ठीक है, 18% एरिया में इंडिया का 18% एरिया में मिलता है रेड सॉइल। 40% एरिया पे एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो भी लिखा है याद कीजिए, ये कि मतलब कितना है ये नहीं जरूरी, ऐसा नहीं है। कई बार एग्जाम में दे के पूछ लेता है कि आप मतलब ये क्या कहते हैं ना, सजाइए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, मतलब इसी सबसे बताइए। अब कई बार मैचिंग में दे देता है कि एलुवियल सॉइल कितना परसेंट पे मिलता है, रेड सॉइल कितना पे मिलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एलुवियल सॉइल 40% पे मिलता है। और कहाँ मिलता है वो आप समझ रहे हैं कि मोस्ट फर्टाइल है और रिवर के डिपोजिशन से बनता है। तो आपको दिमाग में बहुत हद तक याद आएगा ज्योग्राफी पढ़ने के बाद खुद ही कि कौन कौन से एरिया में मिलता है। तो इस पर ज़्यादा नहीं भी फोकस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लीजिए लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब क्या है? जहाँ पे बहुत सारे नदियाँ हैं। और डेल्टा जो पेनिनसुलर रिवर, डेल्टा कौन बनाएगी? रिवर्स बनाएंगी। तो मैं पेनिनसुलर रिवर जितने भी डेल्टा बनाएगी वहाँ पर मिलता है एलुवियल सॉइल। तो बहुत ईजी तरीका हुआ। रेड सॉइल 18% पे मिलता है कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में मिलता है। विदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है जहाँ लो रेनफॉल देखने को मिलता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जिस एरिया में लो रेनफॉल में देखने के लिए मिलता है वहाँ पे हमें क्या दिखेगा? रेड सॉइल दिखेगा। 18% क्षेत्र पे दिखता है हमारे इंडिया में ये। और नेक्स्ट अपना ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये हमारे 15% एरिया में मिलते हैं। 15% में मिलते हैं हमारे। 15% में हमें क्या मिलते हैं? 15% में क्या मिलते हैं? ब्लैक सॉइल मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्मली महाराष्ट्र एंड गुजरात में। इसका एक्चुअली कारण होता है इरप्शन ऑफ लावा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में लावा निकलता है कहाँ है? एक्चुअली आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले वहाँ पे एक्चुअली हुआ होगा ऐसा वोल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे लावा के होंगे कुछ सिस्टम, जिस वजह से इरप्शन ऑफ लावा से ही बनता है आपको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल। ठीक है, ये 15% ऑफ मतलब हमारे सॉइल में 15% हमारे ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर सॉइल है। कहाँ मिलते हैं ये? महाराष्ट्र और गुजरात में मिलते हैं। इरप्शन ऑफ लावा से बनता है और इसमें ना सेल्फ प्लगिंग का कैपेसिटी होता है, मतलब खुद से जुताई हो जाती है। लाइक ऐसा होता है कि जब इसमें पानी नहीं रहता इसमें दरारें फट जाती है, पानी मिलने से फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसमें क्या होगा? खुद से ही इसकी प्लगिंग हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी किसमें होता है? ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर सॉइल में। और ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ज़बरदस्त होता है। तो आप बताइए कहाँ मिलता है ये? महाराष्ट्र और गुजरात में। तो कॉटन प्रोडक्शन मेनली किधर होता होगा? महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही होता होगा। ठीक है, और महाराष्ट्र एंड गुजरात में से यही दोनों ऐसा है जो कि कॉटन के प्रोडक्शन में टॉप पे कभी कभी ये तो कभी वो आते रहता है। तो एग्जाम से पहले आप इसे देख लीजिए कि जे सर्च करके कि कौन है उस वक्त टॉप पे। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर सॉइल कहते हैं इसे, 15% पे मिलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। इरप्शन ऑफ लावा से ये बनता है और सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी होता है इसमें। और कॉटन क्या कहते हैं? इफ कॉटन ये होता है, मतलब कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ज़बरदस्त सही तरीका का होता है ये। ठीक है, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, और ये इम्परमेबल होता है, मतलब इससे पानी मतलब आसानी से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। लेटराइट सॉइल अब हम बात करते हैं हमारा इंडिया में 4.3% एरिया पे, जो कि अब बाकी 4 में से ज़्यादा यही होता है लेटराइट सॉइल। तो इतना ही हम लोग को याद रखना है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, लेटराइट सॉइल 4.3% एरिया पे हमें मिलता है। नॉर्मली ये मिलता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में देखने के लिए मिलता है लेटराइट सॉइल, देखने के लिए मिलता है। 4.3% हमें मिलता है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में 4.3% लेटराइट सॉइल है। ठीक है, हमारे इंडिया में 4.3% लेटराइट सॉइल है। ठीक है, लेटराइट सॉइल।
और ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जहाँ देखने के लिए मिलता है वहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा, मतलब जहाँ टेम्परेचर भी एकदम तगड़ा है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि एक मिनरल होता है अपना मिट्टी में सिलिका करके, वो क्या होता है एक्चुअली इससे वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो जब इससे हट जाता है सिलिका, तो इसमें क्या होता है लेटराइट सॉइल ये बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ना काजू के प्रोडक्शन के लिए ज़बरदस्त होता है लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल कॉटन के प्रोडक्शन के लिए और लेटराइट सॉइल काजू के उत्पादन के लिए, ठीक है। ये मिलता कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं नेशनल पार्क्स। अब हम देखेंगे नेशनल पार्क, बस खत्म होने वाला नेशनल पार्क है, उसके बाद हम ग्रासलैंड्स देखेंगे, बस हो जाएगा फिर। चलिए कहाँ था हमारा, सॉइल्स हो गया, हम देखेंगे नेशनल पार्क्स। हम देखेंगे क्या, पहले हम देखते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। नेशनल पार्क्स कहाँ के, उत्तराखंड के देखेंगे। नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड कौन सा है, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा है, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सब कहाँ मिलता है, हमें उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आपको मतलब अब फोकस नहीं हो रहा हो तो जाइए पानी वानी पीजिए, फिर से बैठिए आराम से, फिर देखिए आगे, ठीक है। नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड कौन से हैं, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ से है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कौन कौन सब, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री। राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री कहाँ का है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ से है, उत्तराखंड से। नेक्स्ट अपना है नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। यहाँ पे मिलेगा मेराइन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलता है, हमारे गुजरात में। नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात कौन कौन से हैं, मराइन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात कौन कौन से हैं, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। गुजरात में मिलेगा मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। कहाँ मिलता है, गुजरात में, ठीक है। मरीन, ब्लैक बक, वंसदा और गिर। नेक्स्ट है अपना नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, पीन वैली, सिम्बलवारा, ग्रेट हिमालयन और खीर गंगा और इंद्र किला। ये सब कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन से हैं, पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड इंद्र किला नेशनल पार्क। ये सब कहाँ मिलता है, हमारा हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड इंद्र किला नेशनल पार्क। कहाँ मिलता है हमें, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पार्क, हिमाचल प्रदेश आपको लोकेशन ध्यान में आ रहा है, वहाँ देखिए पीन वैली, सिम्बलवारा, ग्रेट हिमालयन, और देखिए हिमालय के पास में ग्रेट हिमालयन, यहाँ से याद कर लीजिए। पिन वैली मतलब ये पिन मार दिया आप उस लोकेशन पे मैप में, तो पिन वैली नेशनल पार्क एंड सिम्बलवारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, किला नेशनल पार्क। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम नेशनल पार्क देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक साथ, ठीक है। तो इसमें हैमिश नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक है। हेमिश नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि सलीम अली नेशनल पार्क तो आपका मिलेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलता है गोवा में। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है थोड़ा कंफ्यूज करने के पर्पज़ से, और आप कई बार एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होकर गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिलता है गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलता है, गोवा में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क मिलता है, हेमिश नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। नेशनल पार्क्स ऑफ केरला हम देखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क। कहाँ पे है, केरल में। इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में।
और जितने भी पम्बादुम 16 यानी कि इस टाइप का 16 नाम लगा हुआ जितना भी पार्क नेशनल पार्क आपको दिखे वो सारा केरला आपको लगाना है। क्यों, एक एक करके सारा रटना है। जो उसमें खास बात मैं बता दिया कि पम्बादुम 16 आता है, कई कई 1600 आता है, जितना भी 16 लगा हुआ दिख जाए सबका आंख बंद करके केरला टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हैं, केरला में है सारे के सारे। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और सोला नेशनल पार्क, ये सब कहाँ के हैं, केरला के हैं। इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली एंड सोला, ये सारे के सारे नेशनल पार्क जितने भी 16 वाले हैं ये सब कहाँ पे हैं, केरला के। इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली आपको मेनली याद रखना है केरला का, बाकी 16 लगा हुआ सारा केरला में जाएगा। इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली पार्क नेशनल पार्क कहाँ का है, केरला का। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ तमिलनाडु। नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में। गुइंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में। पालनी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अनाईमुदी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की नेशनल पार्क कौन सा है, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार, गुइंडी, पालनी पालानी और अनाईमुडी और मुदुमलई। अनाईमुडी, मुदुमलई, पालनी एंड गुइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड इंदिरा गांधी, सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के नेशनल पार्क कौन से हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, पलानी नेशनल पार्क और अनाईमुदी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु से है। और केरला के इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और जितने भी 16 लगे हुए हैं ये सारे नेशनल पार्क केरला से। और तमिलनाडु के इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, पलानी नेशनल पार्क और अनाईमुदी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ से है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका। नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका कौन कौन सा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे था, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हमारा तमिलनाडु में था। और राजीव गांधी नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, कर्नाटका में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, कर्नाटका में है। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, बैनरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहाँ पे, कर्नाटका का। नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका अगर देखें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ का है, कर्नाटका का। कर्नाटका का नेशनल पार्क कौन सा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बैनरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क और बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ से है, कर्नाटका से। कर्नाटका का नेशनल पार्क राजीव गांधी, कुंद्रेमुख, अंसी और बैनरघट्टा। नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका इज राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क एंड बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये सब बिलोंग करता है कर्नाटका से। कर्नाटका से कौन सा बिलोंग करता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क एंड बैनरघट्टा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स ऑफ ओडिशा। देखिए बैनरघट्टा तो आपका कर्नाटका से बिलोंग करता था, लेकिन भितरकनिका नेशनल पार्क आपका ओडिशा से है। बैनरघट्टा कर्नाटका से, भितरकनिका ओडिशा से। भितरकनिका और सिमलीपाल ये दो ही नेशनल पार्क है जो कि ओडिशा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ से है, ओडिशा से। भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा से बिलोंग करता है। भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ से बिलोंग करता है, ओडिशा से। नेशनल जो उड़ीसा से बिलोंग करने वाले नेशनल पार्क कौन सा है, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। भितरकनिका एंड सिमलीपाल उड़ीसा से। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क ऑफ झारखंड। झारखंड के नेशनल पार्क अगर देखें तो झारखंड का नेशनल पार्क है आपका पालामू नेशनल पार्क और बेतला। पालामू और बेतला कहाँ से बिलोंग करता है, झारखंड से। पालामू नेशनल पार्क और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड में है पालामू नेशनल पार्क और बेतला नेशनल पार्क। पालामू और बेतला कहाँ है, झारखंड में। पालामू नेशनल पार्क और बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंद्रावती, कांगेर वैली एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कांगेर वैली, इंद्रावती एंड गुरु घासीदास बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 3 प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का। ठीक है, ये MAB के नाम से मेनली जानते हैं। ये 1971 में 1971 से चल रहा है और इंडिया में MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया में हैं। ठीक है,
तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत MAB के अंतर्गत 1971 में से ये चल रहा है प्रोग्राम MAB, और ये हमारे इंडिया में 12 टोटल MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे इंडिया में कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, 12 हमारे इंडिया में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आता है। और MAB प्रोग्राम कब यूनेस्को का आया था, 1971 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया हमारा, 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया हमारा, 1992 में। अब देखिए हम ग्रासलैंड्स के बारे में देखेंगे मेनली। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रासलैंड्स हम मेनली दो टाइप के पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड हम दो टाइप के पढ़ते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को जो है कि अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जहाँ जहाँ ये पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, सवाना नाम का बोलेगा, आपका सवाना नाम का ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, तो आपको बोला अफ्रीका। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बस यही आता है कि सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको टिक करना होता है अफ्रीका। ठीक है, तो सवाना ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। सवाना कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। सवाना सवाना ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। सवाना ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। ठीक है, कंपोज मिलता है ब्राज़ील में। कंपोज ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। कंपोज ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। एंड लियानोस कहाँ मिलता है, थैनोस से मिलता है ये नाम, लियानोस कहाँ पे मिलता है, ये वेनेजुएला में। लियानोस कहाँ मिलता है, वेनेजुएला में। ठीक है, LV, ठीक है, लियानोस वेनेजुएला। CB कंपोज्ड ब्राज़ील। ठीक है, शवाना अफ्रीका, शवाना अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका का S से सवाना याद रखिए, सवाना अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो सवाना कहाँ मिलता है हमें, अफ्रीका में। कैंपोज मिलता है हमें ब्राज़ील में, एक B के बाद C आता है, लेकिन CB याद रख लीजिए। कैंपोज कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। कैंपोज कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। कैंपोज कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। लियानोस कहाँ मिलता है, वेनेजुएला में। लियानोस के कहाँ मिलता है, लियानोस मिलता है, होता है ना LOVE वाला, तो यहाँ पे बस LV आपको याद रखना है। लियानोस से, लियानोस कहाँ मिलता है, वेनेजुएला में। कंपोज मिलता है ब्राज़ील में। और शवाना जो साउथ अफ्रीका का S होता है, आप सोचिए कि S के बाद डॉट लिख के अफ्रीका लिख देते हैं, साउथ अफ्रीका, तो वो डॉट का मतलब सवाना समझ लीजिए। सवाना ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। ठीक है, सवाना अफ्रीका में, कैंपोज ब्राज़ील में, CB यानी कि BC ऐसा करके। तो कैंपोज मिलता है ब्राज़ील में, लियानोस हो गया वेनेजुएला में, लियानोस हो गया वेनेजुएला में। ठीक है, लियानोस हो गया वेनेजुएला में। ठीक है, LV। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है ये, जो कि अफ्रीका में सवाना कहलाता है, ब्राज़ील में कैंपोज कहलाता है, वेनेजुएला में लियानोस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है टेम्परेट ग्रासलैंड जो सेकेंड टाइप ऑफ है। तो हम देखेंगे कि प्रेरीज जो ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मिलता है प्रेरीज। और देखिए प्रेरीज जो ग्रासलैंड है इसे हम व्हीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, व्हीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, प्रेरीज को बोलते हैं। प्रेरीज घास जो है इसे हम क्या बोलते हैं, व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, प्रेरीज को। प्रेरीज कहाँ मिलता है, प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ कहते हैं, कहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलता है हमें, प्रेरीज मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज मतलब प्रेज करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे हमें, नॉर्थ अमेरिका में। वैसे भी हम इंडियंस को अगर अमेरिकन दिख जाए तो हम उसके प्रेज ही करते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, तो याद रखिए कि प्रेरीज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपी कहाँ मिलता है, स्टेपी आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप में। हम जो एशिया के लोग हैं ना, हम स्टेप बाइज आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, स्टेप बाइज चलते हैं। तो स्टेपीज कहाँ मिलता है, एशिया में। और साथ में जुड़ा हुआ हमारा यूरोप, तो उसे मान लीजिए हाँ ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों में हम स्टेपी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रशिया में ग्रासलैंड को किस नाम से जानते हैं, तो स्टेपी। वो ये नहीं पूछता कई बार कि एशिया और यूरोप, तो आपको बस पूछ लिया रशिया में, तो रशिया कहाँ पे हमारा, एशिया में आता है, तो हम उसे मान कह देंगे हाँ स्टेपीज कहेंगे। तो एशिया में और यूरोप में ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, हम एशियंस स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं, तो स्टेपीज कहाँ मिलता है, एशिया में। अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं। अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड को वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या कहते थे, S वाला याद है ना, मतलब कि जो यह हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो था हमारा, लाइक सवाना था ना, S साउथ अफ्रीका का, हम S से सवाना याद करें, सवाना साउथ अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रास को कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेट ग्रास हमसे पूछ ले कि अफ्रीका में क्या कहते हैं, इसको वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली साउथ अफ्रीका में हम इसे वेल्ड्स कहते हैं।
वहाँ पे अफ्रीका देगा, यहाँ साउथ अफ्रीका दे रहा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हम इसे वेल्ड्स कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड को साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्ड्स, ठीक है। सोचिए साउथ अफ्रीका में लोग मतलब उन लोगों को भी रोज़गार चाहिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स वाइक्स मतलब बिका, तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह से टूट जाता है, तो सोचिए कि वेल्डिंग का दुकान खोल लिया वो लोग भी साउथ अफ्रीका में। तो वेल्ड्स कहाँ पे, वेल्ड्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में। वेल्ड्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में। वेल्ड्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी अगर मैप में देखते हैं तो कहाँ होता है? डाउन साइड में होता है। तो डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ मिलता है हमें? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज कहाँ मिलता है? हंगरी में। अब बताइए कोई इंसान पूरा हंगरी है, आप उसे कहेंगे कि देखो मतलब कि तुम्हें सिर्फ पुस्ता मतलब पोस्ता दाना, जो ऐसा कि आपको पोषक दे, ऐसा वाला आपको मतलब सिर्फ फूड खाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसे जो मिलेगा वो खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी तरह रिलेट करके याद कर लीजिए कि पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? हंगरी में। पुस्ताज कहाँ मिलता है? हंगरी में, ठीक है। मतलब अगर आप जिस समय आपको भूख लगे उस समय आप खा लीजिएगा, तो आप क्या हो जाएगा? आपका शरीर पोषक मतलब पोषित रहेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। पुस्ताज, पुस्ताज से क्या हो गया? हंगरी, ठीक है। हंगरी याद रख लीजिए। पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? हंगरी में। बस किसी भी तरीका से याद करना है, कैसे याद किए हैं वो मैटर नहीं करता। पूछताछ कहाँ मिलेगा? हंगरी में। पूछताछ ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? हंगरी। पूछताछ ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? हंगरी में। और कैंटरबरी जो है कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में। ये तो नाम अच्छा अच्छा लगता है सुन के, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, याद रह जाएगा कि कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ बुलाते हैं इस ग्रासलैंड को? टेम्परेट ग्रासलैंड को न्यूजीलैंड में बुलाते हैं। कैंटरबरी कहाँ बुलाते हैं? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ बुलाते हैं? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ बुलाते हैं? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ बुलाते हैं ग्रासलैंड को? न्यूजीलैंड में। नहीं थे पंपास, पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना, आपको अर्जेंटीना में। और ये पंपास ग्रासलैंड जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि न्यूट्रिएंट्स से मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स, इसे हम अल्फा अल्फा ग्रास कहते हैं। पंपास को क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा ग्रास। इसका नाम भी पंपास, काम भी वैसा अल्फा अल्फा ग्रास, ठीक है। पंपास अल्फा अल्फा ग्रास। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। पंपास कहाँ मिलता है हमारा? अर्जेंटीना में। सोचिए PA, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। पंपास ग्रास हमें कहाँ मिलता है? टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि पंपास होता है, हम किसे क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में से पंपास बुलाते हैं, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना। पंपास कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। पंपास मिलेगा हमें अर्जेंटीना में। अब हो जाएगा ख़त्म बहुत जल्दी। अब हमारा ग्रासलैंड्स वाला वगैरह हो गया। चलिए एक बार ग्रासलैंड फिर से देख लेते हैं। देखिए ग्रासलैंड्स जो कि हमें मिलते हैं अफ्रीका में, उसे हम क्या बोलते हैं? सवाना। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्ड्स, क्योंकि वहाँ के लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए सर, ठीक है। तो सवाना अफ्रीका में, कैंपोस ब्राज़ील में, कैंपोस ब्राज़ील में, यानी कि सी भी हो गया ना, नज़दीक नज़दीक है तो कैंपोस ब्राज़ील। लियानोस एल भी, ठीक है। लियानोस वेनेजुएला में, लियानोस वेनेजुएला में बोलते थे ट्रॉपिकल को। टेम्परेट के बारे में बात करें तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिकन, अमेरिकन को हम लोग प्रेस करते हैं, तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। प्रेरीज कहाँ मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? विट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं प्रेरीज ग्रास को, ठीक है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। स्टेपी एशिया का लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ता है, तो स्टेपी एशिया एंड यूरोप में। वेल्ड्स साउथ अफ्रीका वाला वेल्डिंग, तो वेल्ड्स कह देंगे। ऑस्ट्रेलिया डाउन साइड में पड़ता है, डाउन्स हो गया। पूछताछ हंगरी, भूखे लगने पर ठीक से खाएंगे तो शरीर पोषित रहेगा, यानी कि पूछताछ कहाँ मिलेगा? हंगरी में। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पैम्पास अर्जेंटीना, अल्फा अल्फा ग्रास कहते हैं। पैम्पास ग्रास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। पैम्पास ग्रास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में से अल्फा अल्फा ग्रास कहते हैं। नेक्स्ट है अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहिए या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहिए, वो होता है ना, यहाँ खेती कर ली है फिर इसको मतलब जला के दूसरे जगह ग्रास को जला दिए, फिर वहाँ पे खेत करने लग गए, ठीक है। तो वो एक्चुअली इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो पर लेकिन ये अच्छा नहीं है, पर लेकिन अब होता है तो हमें इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पूछ लेगा कि बताइए मैक्सिको में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से बुलाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा मिल्पा। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए याद करना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इसे अक्रॉस द वर्ल्ड किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नेम देखेंगे पहले अक्रॉस द वर्ल्ड, फिर हम देखेंगे अपना इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फिर हिस्ट्री करेंगे थोड़ा, फिर ख़त्म कहानी। तो देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देखिए इंडोनेशिया में इसे हम लडांग कहते हैं। इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? लडांग। इंडोनेशिया में लडांग कहते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में लडांग कहते हैं। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। देखिए हर जगह ट्रिक तो नहीं मिल सकता, जहाँ ट्रिक मिलने का संभावना होता है, जो मुझे लगता है ये आपको देख के एग्जाम के वक्त भी याद आ जाएगा, उस जगह मैं बोल देता हूँ कुछ ना कुछ ट्रिक, ठीक है।
ऐसा ट्रिक याद नहीं करना चाहिए जिसमें कि ट्रिक को ही याद करना पड़े। अगर ट्रिक को ही याद करना पड़ रहा है, उससे अच्छा हम अपना जो फैक्ट है उसे क्यों नहीं याद कर ले, है कि नहीं। तो ट्रिक याद नहीं करना होता है, हमें जो हमारा फैक्ट है वो याद करना है। तो फैक्ट जहाँ पे ट्रिक नहीं समझ आ रहा है, फटाफट उसको आप धड़ाधड़ याद कर लीजिए आराम से। जहाँ मिलने वाले होते हैं वहाँ मैं तो कुछ ना कुछ लगा ही देता हूँ सिस्टम। तो इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, इसे लडांग कहते हैं, किससे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडोनेशिया में कहते हैं लडांग। मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, ये तो बहुत इजी है, मैक्सिको मिल्पा मिल भी रहा है, 4-5 बार पढ़ लीजिएगा तो ऑप्शन मिलते हैं, टिक लगा दीजिएगा, मैक्सिको मिल्पा। श्रीलंका में इसे चना कहते हैं, श्रीलंका में इसे क्या कहते हैं, चन्ना कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहते हैं, चन्ना कहते हैं। अच्छा, चन्ना किसका हॉर्स का नाम था, अगर पढ़े हैं कभी तो कमेंट करके बताइए। श्रीलंका में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में चना कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहते हैं, चना कहते हैं, ठीक है। और वियतनाम में इसे रे कहते हैं, वियतनाम में इसे हम क्या कहते हैं, रे, वियतनाम में इसे हम रे कहते हैं। ब्राज़ील में हम इसे रोका कहते हैं, ब्राज़ील में हम इसे रोका कहते हैं, ब्राज़ील के लोग रोका कह रहे हैं, रोका। वैसे भी देखिए BRO, ब्रो, यानी कि ब्राज़ील में रोका, यानी कि मतलब सोचिए भाईचारा वाला, ठीक है, ब्रो। ब्राज़ील में रोका, बी ब्राज़ील कर लीजिए, RO रोका कर लीजिए। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका कहते हैं, ब्रो कहते हैं। ब्राज़ील में रोका, ब्राज़ील में रोका, ठीक है। ब्राज़ील पे क्या कहते हैं, इसको रोका कहते हैं। वियतनाम में रे कहते हैं, ठीक है। VR वर्चुअल रियलिटी, देखिए वियतनाम में इसे रे कहते हैं, वियतनाम में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। श्रीलंका में इसे चन्ना कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं और इंडोनेशिया में लडांग कहते हैं। इंडोनेशिया में कहते हैं लडांग, मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, श्रीलंका में कहते हैं चन्ना, वियतनाम में कहते हैं रे, ब्राज़ील में कहते हैं रोका, वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको, ठीक है। तो वियतनाम में रे कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, कोनुका, कोनुको, वेनेजुएला कोनुको, ब्राज़ील में रोका, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको। वियतनाम में रे कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, श्रीलंका में चना कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया में लडांग कहते हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, पर अगर आप जस्ट अभी वीडियो को पॉज करें और आप इसका टेस्ट लगा दें कहीं, आप सारे सही कर देंगे, ठीक है, अगर आप गौर से देख और सुन रहे हैं तो। इंडोनेशिया लडांग, मैक्सिको मिल्पा, श्रीलंका में चन्ना, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है। इंडोनेशिया में लडांग, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चन्ना, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोका एंड वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देख लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लेशन वर्ल्ड एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे अक्रॉस द इंडिया इसके डिफरेंट नेम। अब इंडिया में देखिए इसे झूम कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, झूम एग्रीकल्चर, झूम कृषि, हिंदी में आपने सुन रखा होगा कि झूम खेती क्या होता है, ठीक है। तो झूम कहते हैं इसे हम नॉर्थ ईस्ट में, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है 7 सिस्टर वाला, उधर हम क्या कहते हैं, इसे झूम कहते हैं। सोचिए वहाँ के लोग मतलब खुशी से झूमते रहते हैं क्योंकि चारों साइड हरियाली हरियाली है। तो झूम कहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट में। झूम का कल्टीवेशन कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। कुमारी कहाँ पे कहते हैं, वेस्टर्न घाट में। तो कन्याकुमारी हमारा हमारा किधर पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं अंदर में। तो हम मान लीजिए कन्याकुमारी कहाँ पे, हमारा वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, इसलिए दोनों का मिलन जुलन पे पड़ता है, तो ठीक है। तो आप याद रखिए कि वेस्टर्न घाट में कन्याकुमारी पड़ता है। तो कुमारी हम किसे बोलते हैं, यानी कि झूम कल्टीवेशन, यानी कि जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट में कुमारी कहते हैं। झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वहाँ के लोग झूमते रहते हैं, क्योंकि चारों साइड हरियाली है। तो नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि कहेंगे उसको, झूम कल्टीवेशन कहेंगे। और कुमारी कहेंगे वेस्टर्न घाट में, कुमारी कहेंगे वेस्टर्न घाट में। और पाना डाबी या फिर ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा में, पाना डाबी या फिर ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा में। पाना डाबी से किसी का नाम याद आ रहा है, टीरा डाबी का नाम याद आ रहा होगा, ठीक है। सोच लीजिए उसको, अभी उड़ीसा का मिला हुआ है, ठीक है। तो पाना डाबी या ब्रिंगा किसे कहते हैं, उड़ीसा में कहते हैं किसे, अपना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे पाना डाबी या फिर ब्रिंगा कहते हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में। पाना डाबी या फिर ब्रिंगा कहाँ कहते हैं, ओडिशा में, ठीक है। पाना डाबी या फिर ब्रिंगा कहते हैं कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पेंडा, पेंडा या पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में। पेंडा या पोडू कहाँ कहते हैं, आंध्र प्रदेश में। पेंडा या पोडू कहाँ कहते हैं, आंध्र प्रदेश में। पेंडा या पोडू कहते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। दीपा छत्तीसगढ़ में, दीपा कहाँ पे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ इसे मेनली दीपा कहते हैं। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में हम दीपा कहते हैं, ठीक है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। वाल्टरे कहते हैं राजस्थान में, वाल्टरे कहाँ कहते हैं, राजस्थान में। वाल्टरे कहाँ कहते हैं, राजस्थान में। वाल्टरे राजस्थान, राजस्थान में सोचिए वाटर का कमी है और वहाँ पे हम इस खेती को इसलिए क्या कहते हैं, वाल्टर कह देते हैं, वाल्टरे कह देते हैं, ठीक है। तो वाल्टरे राजस्थान, वाल्टरे राजस्थान, वाल्टरे राजस्थान। दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट, दीपा छत्तीसगढ़ में। पोंडू या पोडा, पेंडा या पोडू आंध्र प्रदेश, पेंडा या पोडू आंध्र प्रदेश। पाना डाबी या ब्रिंगा उड़ीसा में।
कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट में, झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब पढ़िए, आपको लगेगा बहुत हद तक याद हो गया। चलिए यहाँ से देख लीजिए। इंडोनेशिया में लडांग, IL, मैक्सिको में मिल्पा, MM, श्रीलंका में, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोका, ब्राज़ील में रोका, और वेनेजुएला कोनुको, वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है। वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है। अब इंडिया में झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट में, पानाडावी या ब्रेंगा कहते हैं उड़ीसा में, पेंडा या पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। दीपा कहाँ कहते हैं? छत्तीसगढ़ बस्तर में। दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वाल्तरे कहते हैं राजस्थान में। और कुरुआ कहते हैं झारखंड में। कुरुआ कहाँ कहते हैं? झारखंड में। सोचिए, झारखंड में कोयला निकालते निकालते वहाँ का लोग काला हो गया। काला को कहते हैं ना ऐसे लोकल लैंग्वेज में करवा होता है ना, करवा झारखंड में। देखिए, कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है, बस याद करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुरुआ क्या है? झारखंड। कुरुआ कहाँ है? झारखंड। कुरुआ झारखंड। कुरुआ कहाँ पे? कुरुआ करिया, कुरुआ झारखंड, ठीक है। कुरुआ कहाँ बोलते हैं इस कल्टीवेशन को? झारखंड में। नेक्स्ट है अपना बेवार या दहिया। बेवार या दहिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सोचिए, मध्य प्रदेश में बाढ़ आया और तब दह गया, तो जहाँ पे कृषि हो रहा था वो दह गया, तो ये क्या कहेंगे? बेवार या दहिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बेवार या दहिया कहाँ कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश में। बेवार या दहिया। अब जब सब दह गया तो लोग वहाँ खाया नहीं, से बीमार हो गया, तो बीमार से रखे बेवार या दहिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बेवार या दहिया कहाँ पे बोलते हैं इस झूम कल्टीवेशन को? मध्य प्रदेश में। बेवार या दहिया बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बेवार या दहिया बोलते हैं। चलिए, ना याद हो गया होगा उम्मीद है। अब दोबारा उसे देख लीजिएगा, बस हो गया, लास्ट ही स्लाइड है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे सम साउथ इंडियन लिटरेचर्स। पहली बात, तोल्कापियम आपको पता होना चाहिए, ये अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट था, जो कि सेकेंड जब संगम हुआ था, जो कि हुआ था कपाड़ापुरम में। वहाँ पे जो सेकेंड संगम हुआ था कपाड़ापुरम में, एक्चुअली यहाँ पे तोल्कापियर के समय में हुआ था, तो उसी के नाम पे तोल्कापियम नाम का इस ग्रामर टेक्स्ट जो है इसको कंपोज किया गया था। तो तोल्कापियम अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, जो कि ड्यूरिंग सेकेंड संगम, जो कि कपाडपुरम में हुआ था, मतलब इसे कंपोज किया गया था तोल्कापियम को। तो याद रखना है आपको क्या कि तोल्कापियम क्या है? अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है। तोल्कापियम क्या है? अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, जिसे कि सेकेंड संगम के दौरान कंपोज किया गया था। और सेकेंड संगम कहाँ हुआ था? कपाड़ापुरम में, ठीक है, कपाड़ापुरम में। और टोटल 3 संगम हुए थे। फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, सेकेंड वाला कपाड़ापुरम में, थर्ड वाला फिर मदुरई में हुआ था, ठीक है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस तोल्कापियम आपको याद रखिए कि अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेकेंड संगम एट कपाड़ापुरम हुआ था, ठीक है। तो इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है लिखा गया है इलांगो आदिगल के द्वारा। इसमें आपको स्टोरी देखने के लिए मिलता है कोवलम, कन्नगी और माधवी का। कोवलम, कन्नगी और माधवी का, ठीक है। कोवलम, कन्नगी और माधवी का स्टोरी कहाँ देखने को मिलता है? शिल्पाधिकारम में, जो कि इलांगो आदिगल ने लिखा है इसे, ठीक है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आदिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आदिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आदिगल। इसमें क्या मिलता है? स्टोरी ऑफ कोवलन, कन्नगी एंड माधवी। कोवलन, कन्नगी और माधवी के हमें इसमें स्टोरी देखने के लिए मिलता है, किसमें? शिल्पाधिकारम में, ठीक है। शिल्पाधिकारम में इलांगो आदिगल लिखे हैं इसे, इसमें स्टोरी देखने के लिए मिलता है कोवलम, कन्नगी और माधवी का। मणि मेघलई, ये जो है चिथलई सतनार करके एक मतलब राइटर थे। सतनार आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में सतनार से काम चल जाएगा, ठीक है। चिथलई सतनार, अगर पूरा याद रख सकते तो बहुत अच्छा है, तो सतनार आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। तो मणि मेघलई जो सतनार है वो लिखे हैं। इसमें स्टोरी मिलता है डॉटर ऑफ, ये कोवलम और ये जो माधवी है इनकी डॉटर थी एक, उनके ही बारे में इसमें लिखा हुआ है। किसमें? मणि मेघलई में। कौन लिखे हैं इसे? सतनार, चिथलई सतनार लिखे हैं। तो आप क्या सीखे? एक तोल्कापियम जो है अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, सेकेंड संगम के दौरान इसे कंपोज किया गया था। और सेकेंड संगम हुआ कहाँ था? कपाड़ापुरम में, ठीक है, कपाड़ापुरम में। एंड शिल्पाधिकारम जो है इलांगो आदिगल लिखते हैं, इसमें स्टोरी मिलता है कोवलम, कन्नगी और माधवी का। और मणि मेघलई जो है ये चिथलई सतनार लिखते हैं, चिथलई सतनार लिखते हैं इसको। और इसमें स्टोरी मिलता है वो डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। नेक्स्ट है मूवेंद्र। मूवेंद्र कौन हुआ करता था? एक्चुअली संगम पीरियड का ही बात है, वहाँ पे साउथ इंडिया हमारे 5 जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड थे, हम ऐसा बोलते हैं। और वहाँ पे जो पाँचों जो
पार्ट था उसका अलग अलग चीफ हुआ करता था। उन्हीं चीफ को हम मूवेंद्र कहा करते थे, ठीक है। वो चीफ जो हुआ करते थे उसे मूवेंद्र कहा करते थे, ठीक है। मूवेंद्र याद रखिएगा कि मूवेंद्र कौन हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे ड्यूरिंग संगम एज साउथ इंडिया के, ठीक है। अब इसी समय में जब वो चीफ्स जो है आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे, लड़ाई वो फाउट होने लगा था उसका, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 5 जो पार्ट था वो टोटल 3 पार्ट में टूटा। 3 मतलब कुछ मिल गए साथ, कुछ पार्ट कुछ ऐसे वैसे, तो वो अलग था। वो पढ़ लेंगे जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तब अगर फोकस करेंगे इस चीज़ पे तब सीख जाएंगे। तो फिर ये क्या होता है, वहाँ पे 3 डायनेस्टीज उभरते हैं अच्छे तरीके से, एक चेर, एक चोल, एक पांड्य, ठीक है। अब बस हम यही देखेंगे, बस मेरा लेक्चर खत्म। तो चेर जो था, चेर का शासन हुआ करता था, चेराज का जो रूल था वो केरला तमिलनाडु में हुआ करता था। केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, मेनली केरल एंड तमिलनाडु का कुछ पोर्शन, यहाँ पे शासन होता था किसका, चेराज का। इसका कैपिटल थी वंजी और या फिर वंची, वंजी कहिए या वंची कहिए, यहाँ पे चेराज का कैपिटल होता था। चेराज कहाँ रूल करते थे, केरला तमिलनाडु क्षेत्र में। कैपिटल हुआ करता था इसका वंजी या फिर वंची। और जो चेराज थे इसके एम्बलम हुआ करते थे बो एंड एरो। चेराज के जो एम्बलम थे क्या थे, बो एंड एरो। चेरा का एम्बलम क्या था, बो एंड एरो। ग्रेटेस्ट रूलर इसका हुआ करता था सेनगुत्तवन, जिसको कि रेड चेर के नाम से भी जानते हैं, सेंगुत्तवम, सेंगुत्तवन, ठीक है। सेंगुत्तवन जो थे ये ग्रेटेस्ट चेरा रूलर थे। चेराज ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे चेराज का, सेंगुत्तवन, ठीक है, रेड चेरा के नाम से जानते हैं। और चेराज का जो पोर्ट सिटी था उसे हम कहते थे मुजरीज या मुचरीज, मुजरीज या मुजिरीस या मुचिरीस कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मुजरीज या मुचरीस, ये हिंदी यहाँ पे ये कुछ इरा टाइप हो गया, ठीक है, उसे रहने दीजिए। तो पोर्ट सिटीज़ क्या था, मुजरीज या मुचरीज था, ठीक है। तो आप कह देखिए केरला तमिलनाडु में चेराज का रूल था। कैपिटल इसका वंजी या वंची था। एंड एम्बलम था इसका बो एंड एरो। ग्रेटेस्ट रूलर था सेंगुत्तवन। चेरा कहते हैं, ये हिंदी कुछ नहीं, ठीक है, मिस ये रॉन्ग टाइपिंग हो गया। तो ग्रेटेस्ट रूलर इसका था सेंगुत्तवन चेराज का। चेराज का कैपिटल वंजी या वंची, बो और एरो चेराज का एम्बलम हुआ करता था। केरला और तमिलनाडु में इस क्षेत्र में प्रेजेंट है, केरला तमिलनाडु के क्षेत्र में इसका रूल हुआ करता था। ग्रेटेस्ट रूलर सेंगुत्तवन थे। पोर्ट सिटी मुजरीस या मुचिरीज था, ठीक है। चोलाज की अब बात करें, चेर का तो हम बात कर लिए, चेराज हम देख लिए, केरला तमिलनाडु। लेकिन चोलाज जो थे ये कोरोमंडल कोस्ट, लाइक ओडिशा वाला एरिया है ना, ओडिशा और आंध्रा वाला, तो उधर में इनका था रूल। तो कोस्टल कोरोमंडल कोस्ट पे इसका मेनली रूल था। नॉर्थ ईस्ट टू पांड्या, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है कि चोला का ये रूल किया करता था, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे। और चोल का आप रूल देखेंगे, चोला तमिलनाडु में रूल किया करते थे, ठीक है। तो चोलास का रूल कहाँ हुआ करता था, कोरोमंडल कोस्ट पे, जो कि नॉर्थ ईस्ट टू पांड्याज था। एंड चोलास का जो कैपिटल हुआ करता था वो हुआ करता था उरैयूर। चोलास का कैपिटल कहाँ होता था, उरैयूर या पूहर, उरैयूर या पूहर। और पूहर को ही हम बोलते थे कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम। ये किसका कैपिटल हुआ करता था, चोलास का, ठीक है। चोलास का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, चोलास का कैपिटल हुआ करता था उरैयूर या पूहर। एक्चुअली ये अल्टरनेटिवली इस्तेमाल, अल्टरनेटिव कैपिटल था ये, या ये फिर ये, ठीक है, अलग अलग समय पे दोनों ही रहा था, ठीक है। तो कैपिटल इसका उरैयूर रहा था और पूहर रहा था। पूहर आप देखेंगे कि चोलास का पोर्ट सिटी भी हुआ करता था, चोलास का पोर्ट सिटी भी हुआ करता था पूहर, ठीक है। पूहर चोलास का पोर्ट सिटी भी रहता था। और इसका कैपिटल जो है चोलास का उरैयूर और पूहर रहता था। और चोलास का जो एम्बलम था टाइगर था, चोलास का एम्बलम क्या था, टाइगर। चोलास का एम्बलम था टाइगर। ग्रेटेस्ट रूरल हम बात करेंगे, ग्रेटेस्ट रूरल बात करें अगर चोलास का, तो वो क्राइकल हुआ करता था, जो कि बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था, ठीक है, बैटल ऑफ बेन्नी। इसमें क्या हुआ था कि चेर और पांड्या एक साथ आ गए थे, तो उन्हीं से लड़ा था ये बैटल ऑफ बेन्नी। कौन, कराइकल ने, ठीक है। और कराइकल चोला ग्रेटेस्ट चोला रूलर था, ठीक है। और पोर्ट सिटी अगर बात करें तो ये पूहर जो है इसका जो अल्टरनेटिव कैपिटल था वही पूहर इसका पोर्ट सिटी भी था। पोर्ट सिटी क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा, तो वही ट्रेड के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। तो पूहर को कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कावेरी पट्टनम किसका कैपिटल था, तो आपको याद रखना कि चोला का कैपिटल था, ठीक है। पूहर भी कहते हैं उसे, कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, ठीक है। और चोलास का एम्बलम क्या था, टाइगर, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे चोला बहुत बड़ा रूलर बन के उभरता है, हो सकता है हम इसके बारे में कुछ खास भी पढ़े बाद में, ठीक है। और ग्रेटेस्ट रूलर अगर हम देखें चोलास का कौन था, क्राइकल, जो कि बैटल ऑफ बेन्नी लड़ा था। पोर्ट सिटी पूहर हुआ करता था चोलास का। अब लास्ट ही है ये वाला, बस पांड्याज देखेंगे और हमारा लेक्चर कंप्लीट।
पांड्याज का रूल देखें तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो है मेनली उसी क्षेत्र में खासकर इसका रूल हुआ करता था, इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है इसका नॉर्थ ईस्ट में चोला का रूल हुआ करता था, यानी कि वो कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है। और पांड्याज का रूल कहाँ था? तमिलनाडु में। पांड्याज का रूल तमिलनाडु में था, उसका कैपिटल कहाँ था? मदुरई में, ऑन वेगई रिवर। कैपिटल ऑफ कहाँ था इसका? पांड्याज का मदुरई में था। कैपिटल कहाँ था इसका? मदुरई में। पांड्याज का कैपिटल कहाँ था? मदुरई, ठीक है, ऑन वेगई रिवर। वेगई रिवर को अपना साधन मोस्ट इंडिया बोलते हैं वेगई रिवर को, ठीक है। यही रिवर के कोस्ट पे था, बैंक पे था मदुरई का पांड्यास का कैपिटल, ठीक है। पांड्यास का रूल तमिलनाडु में हुआ करता था और ये कैपिटल इसका मदुरई हुआ करता था और वेगई रिवर, और एम्बलम हुआ करता था इसका फिश। पांड्यास ठीक है तमिलनाडु क्षेत्र में है, तो समुद्र है, पानी है, मछली पकड़ेगा, तो पांड्यास का रूल क्या हो गया? फिश। पांड्यास का एम्बलम क्या था? फिश। और चोलास का टाइगर और चेरास का एरो एंड बो, ठीक है, तीर धनुष जिसे कहते हैं वो चेरास का, चोलास का टाइगर, पांड्यास का फिश, ठीक है। और पांड्यास इन्होंने ट्रेड किया था विथ रोमन एम्पायर, ठीक है, ट्रेड किया था इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ, कौन? पांड्यास ने, ठीक है। ये बात का कुछ हमें मिलता है प्रूफ वगैरह। और इसका जो पांड्यास का पोर्ट सिटी है कौन सा है? कोरकई, ठीक है। कोरकई क्या है? पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यास। पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यास क्या है? कोरकई जो है पोर्ट सिटी है ऑफ पांड्यास। और चोलास का पोर्ट सिटी कौन सा था? पूहर, ठीक है। तो बस इतना ही था, बहुत जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो गया है कि नहीं। चलिए, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा है और ये कुछ याद हुआ है, कुछ बेनिफिशियल लगा है, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रह जाए। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन, मतलब एक्चुअली यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ से कुछ खास फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि याद करना पड़ेगा, और याद तो पढ़ने, देखने और सुनने से होगा, ठीक है। देखिए और सुनिए, दोनों एक साथ कीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है, नो टाइम पास, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स वो टीचर सिखा देंगे, जिससे आप कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।